हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्टडी इज बोर मॉडल। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। व्हेन आई से हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आई मीन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। So you can apply the formula that I am going to teach now. Only if there is one electron in वॉट एवर एटम दैट यू आर टेकिंग। अब एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाइड्रोजन ही आ जाएगा, बट यू कैन इवन टेक हीलियम। एंड हीलियम का अगर न्यूक्लियस लोगे तो इसमें प्रोटॉन्स तो दो आ जाएंगे। इन द हीलियम न्यूक्लियस देयर आर टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, बट फर्स्ट ऑर्बिट में यू आर गोइंग टू एंड अप हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा He+, एंड He+, इसमें क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इट बिहेव्स लाइक अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो He+ के लिए बोर मॉडल हम जो अभी इक्वेशंस करेंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे, बट दे विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर He। सिमिलरली अगर मैं Li2+ कह दूं, Li का एटॉमिक नंबर 3 था, तो लिथियम के लिए भी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो चार्ज आएगा +2, एंड नाउ लिथियम +2 विल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। बोर मॉडल के जो सारे इक्वेशंस रहेंगे वो Li+2 के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। सो बोर मॉडल आई सेड इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब न्यूक्लियस में कितने भी प्रोटॉन्स है इससे मैटर नहीं करेगा, बट यू नीड टू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो या इक्वेशंस देखना शुरू कर लो। जब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, सो मान लो ये न्यूक्लियस है, एंड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट रहता है, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो फॉर्मूला था, ओके आई सेड द फर्स्ट पॉस्टुलेट। बोर मॉडल के टोटल 2 पॉस्टुलेट्स रहेंगे। फर्स्ट पॉस्टुलेट, लाइक आई जस्ट सेड, दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स required for circular motion, this will be provided by the electrostatic force. Electrostatic matlab simple electrical force. It is provided by the electrostatic force between the electron and nucleus. तो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट का सीधा सीधा इक्वेशन हम लिख सकेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला रहता है mv²/r। यहाँ पर m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला इट वाज k(q1q2) डिवाइडेड बाय r²। यहाँ पर k मतलब 1/4πε0, सो k को लिख लेंगे एज 1/4πε0। व्हेन आई से Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज रहेगा वो, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेट्स कॉल इट स्मॉल ई का वैल्यू हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कैलकुलेशंस में वैल्यू हम काफी बार मैग्नीट्यूड में ही लेंगे, सो नेगेटिव को इग्नोर करके सिर्फ हम ई का जो भी वैल्यू रहेगा वी विल टेक इट एज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहता है, ये हमें याद रखना है। So yeah, in a lot of calculations, we will take only the magnitude, that is, we will take E as 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। एंड सेकंड जो न्यूक्लियस का चार्ज रहेगा, लेट अस से द एटॉमिक नंबर इज Z। अगर एटम का एटॉमिक नंबर Z रहेगा तो न्यूक्लियस में देयर विल बी Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन्स Z रहेंगे तो प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज Z इंटू E आ जाएगा, एंड न्यूक्लियस का जो चार्ज है दैट इज Q2 जो हमें लेना था, दैट विल बिकम Z इंटू E, और डिवाइड करना पड़ेगा r² के साथ, and this completes the formula k q1 q2 divided by r²। तो बोर्स मॉडल के फर्स्ट पॉस्टुलेट का ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। यू कैन डेफिनेटली कैंसिल r एंड r ओवर हियर, बट ये सारा सिंप्लीफिकेशन हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले तुम्हें बोर मॉडल के 2 पॉस्टुलेट्स सीखने हैं, और इन दो से जो इक्वेशंस बनेंगे वो तुम्हें लिख लेना है। सो द फर्स्ट पॉस्टुलेट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and nucleus। अब ले लो सेकंड पॉस्टुलेट। सेकेंड पॉस्टुलेट बोर मॉडल का ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर पाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। सो इसे अगर इक्वेशन के टर्म्स में लिख लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम L शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π, सो n इंटू h/2π।
यहाँ n मतलब ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रहा तो n का वैल्यू 1 आएगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रहा तो n का वैल्यू 2 आएगा, थर्ड ऑर्बिट में n का वैल्यू 3 एंड सो ऑन। अब एंगुलर मोमेंटम का सीधा सीधा फॉर्मूला था mvr, सो l को हम यहीं पर लिख लेंगे mvr। सो वी हैव mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, और ये बन जाएगा बोर्स मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस हमें बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स में से मिल जाएंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर आर। आर मतलब रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या रहेगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या रहेगा, वगैरह वगैरह हम इन दो फॉर्मूला से फाइंड कर सकेंगे। वी हैव टू फाइंड अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अगर आर एंड वी का वैल्यू पता रहेगा तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकेंगे। एंड नाउ दैट वी नो नाउ दैट मींस अगर हमें टाइम पीरियड पता रहेगा तो ओमेगा और एफ का फॉर्मूला भी हम फाइंड कर सकेंगे। इनका हमें फॉर्मूला तो चाहिए, प्लस इनका प्रोपोर्शनलिटी देखना होगा कि z और n के साथ प्रोपोर्शनलिटीज क्या क्या बनेंगे। सो या हमें ये फॉर्मूला डिराइव करने हैं। एडिशनली वी आल्सो नीड द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका टोटल कर लेंगे तो टोटल एनर्जी भी मिल जाएगा। एंड वी आल्सो नीड अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे फॉर्मूले हमें डिराइव करने होंगे फ्रॉम द टू पोस्टुलेट्स आई हैव रिटन ओवर हियर। ये दो पोस्टुलेट्स एक बार वापस से लिख लेंगे। So the first equation we got was mv square by r is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught multiplied by इसको टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा z e square upon r square। And the second equation we got was mvr is equals to nh upon 2 pi। From the second equation हम velocity का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। So velocity will become nh divided by mr को हम राइट में नीचे ले लेंगे, so this will become 2 pi mr, और वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस इक्वेशन में भी मैंने कहा था r और r स्क्वायर कट हो जाएगा तो यहाँ पर r बचेगा, एंड वेलोसिटी के जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी विल हैव m v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, सो दैट विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट में टोटल आ जाएगा z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू लुक एट द टर्म्स बिकॉज कैंसलेशन में तुम्हें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। इट इज बेसिक मैथमेटिक्स ओनली, बस तुम्हें रीअरेंज ही करना है, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन विच टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड एंड विच टर्म इज गोइंग वेयर। सो या r एंड r स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक r आएगा, एंड दैट r वी कैन टेक इट ऑन द राइट। r जब भी राइट में ले लेंगे तो ये सारे टर्म्स तुम्हारे लेफ्ट में चले जाएंगे। सो हमें सीधा सीधा r का फॉर्मूला मिलेगा। r has gone on the right, everything that comes on the left becomes the formula for r। so once again 4 and 4 कट जाएगा, पाई एंड पाई स्क्वायर कटा तो यहां पर पाई बचेगा, m और m स्क्वायर कट के नीचे एक m बचेगा, एंड या दैट्स इट। नाउ फाइनली व्हेन वी रीअरेंज r चला जाएगा राइट में, सो r का फॉर्मूला बनेगा n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा सो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m, r यहां पर चला गया था और z e स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सो पाई m z e स्क्वायर, ये r का फॉर्मूला है। नाउ सी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल दीज फॉर्मूले, सो मेन तुम्हें क्या करना है, मेन तुम्हें ये दो पोस्टुलेट्स को याद रखना है। इन दो पोस्टुलेट्स के हेल्प से जब भी तुम्हें कोई सर्टेन फॉर्मूला चाहिए तो वो फॉर्मूला तुम डिराइव कर पाओगे। अब डेरिवेशन के लिए इतना सारा सिंप्लीफिकेशन इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन भी जल्दी से कर पाओगे, and with time, with enough practice, if you can memorize these formula, it will be helpful. If formula cannot be memorized, the bare minimum you need to memorize is the proportionality. So r का अगर proportionality देखोगे तो it is with n square upon z. So r proportional रहेगा n square upon z के साथ। अब यहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं कहूं फॉर हाइड्रोजन एटम, okay, I'll write that on a separate page. For hydrogen atom, z का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर मैं n इक्वल टू 1 ले लूं मतलब मुझे हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस चाहिए। इस फॉर्मूला में n को 1 डाल के z को 1 डाल के जो बचेगा दैट विल बी r इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। इन सारे टर्म्स के वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, तो जैसे ही हम इन सारे टर्म्स के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो r का जो वैल्यू निकल के आएगा R1 फॉर हाइड्रोजन एटम, इसका वैल्यू निकल के आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर माइनस 10 मीटर, सो इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर आएगा, एंड 10 पावर माइनस 10 मीटर को हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। सो R1 का वैल्यू आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं पूछ लूं R2 क्या रहेगा, वी नो दैट प्रोपोर्शनलिटी इज विद n स्क्वायर अपॉन z, सो व्हेन आई से R2 अपॉन R1, this will be n2 square upon z and upon n1 square upon z। z मैंने ऐसे ही रखा बिकॉज हाइड्रोजन एटम का z जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, चाहे R2 बोलो या R1 बोलो, तो z तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा। दिस विल सिंपली बी n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। n2 स्क्वायर, n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 आएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 4, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 आएगा, सो अपॉन में आ जाएगा 1 स्क्वायर विच इज 1, सो R2 अपॉन R1 इज 4/1। R1 को राइट में ले लोगे तो R2 आ जाएगा 4R1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर R3 अपॉन R1 करता तो ये 9/1 रहता, सो R3 वुड बी 9R1, R4 वुड बी 16R1, R5 वुड बी 25R1, एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। मेनली तो ये प्रोपोर्शनलिटी तुम्हें समझ के रखना है, और इस प्रोपोर्शनलिटी की वजह से आर का जो रिलेशन आएगा वो क्या रहेगा, दैट यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट। सो यस, आर का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया। आई सेड मुझे आर फाइंड करना था, फिर मुझे वी का भी फॉर्मूला चाहिए था। अब देखो आर अगर तुम्हें मिल चुका है तो इस आर को तुम यहीं पे सब्सटीट्यूट कर पाओगे टू गेट द फॉर्मूला फॉर वी। तो वी का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज एन एच अपॉन 2πm मल्टीप्लाइड बाय आर, यहाँ डिनोमिनेटर में था तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे इस तरीके से, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई एम जेड ई स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, पाई एम जेड ई स्क्वायर। सो वी का फॉर्मूला बनेगा, यू कैन कैंसिल एन ओवर योर एंड एन स्क्वायर योर, तो इधर एन बचा, एच और एच स्क्वायर कट करके यहाँ पर एच बचा, एम एंड एम इज गॉन, पाई एंड पाई इज गॉन, सो वी फाइनली हैव जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। So V का फॉर्मूला इज Z E स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट, एंड यस V का भी फॉर्मूला लाइक आई सेड एक टाइम में इसको मेमोराइज करना डिफिकल्ट रहेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ योर लर्निंग, आप लर्निंग जब चालू करोगे तभी मेमोराइज करना डिफिकल्ट है, सो यू जस्ट प्रैक्टिस द डेरिवेशंस एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डिराइव करने को तुम्हें आना चाहिए। The minimum like I said you need to remember is the proportionality, so V का proportionality आ जाएगा Z upon N के साथ, एंड V का कोई हमें वैल्यूज इवेल्युएट नहीं करना है, तो V का बस proportionality याद रख लोगे काफी रहेगा। So we have derived the formula for R and V. Next we need the formula for time period. So time period का formula, ये सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, so time will be distance upon speed, the distance being traveled is 2πr, मतलब एक सर्कमफेरेंस में 2πr का डिस्टेंस ट्रैवल होगा एट अ स्पीड ऑफ v, सो 2πr बाई v तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा। सो दिस विल बी 2π, r का फॉर्मूला यहां से डाल देंगे, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई करेंगे विथ v इन द डिनोमिनेटर। सो इसे अगर डिनोमिनेटर में डाल दिया तो ये आ जाएगा z e स्क्वायर 2 n h epsilon naught. Start simplifying the terms. So you have a pi getting cancelled up and down. Anything else getting cancelled? Z तो multiply होगा, NH okay, nothing else. तो सीधा multiply कर लो. So this will be 2 n square into n is n cube. Then you have h square into h which is h cube. So 2 n cube h cube epsilon naught square. एंड या इट इज 2 into 2, तो ये तुम्हारा 4 आएगा, सो 2 इज नॉट द करेक्ट नंबर, इट इज 4, सो या 4 n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, आई थिंक द न्यूमरेटर इज डन, यस, डिनोमिनेटर में आ जाएगा m z स्क्वायर e क्यूब, सो डिवाइडेड बाय m z स्क्वायर e क्यूब, ये तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। एंड टाइम पीरियड का अगर प्रोपोर्शनलिटी देख लोगे, so that is with n cube upon z square. Once again, जैसे हमने r का वैल्यू निकाला था, ये हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकाला था, वैसे टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट निकाल पाओगे, बट ये सारे वैल्यूज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि तुम याद रखो, बट या यू कैन ऑलवेज इवेल्युएट इट बिकॉज ये सारे टर्म्स के वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता थे, बट या फॉर नाउ यू डोंट नीड द वैल्यूज, you just need the proportionality of time period, it is with n cube upon z। जो f का फॉर्मूला रहता है इट इज 1 upon t, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
So that will be mz square e cube divided by 4 n cube h cube epsilon naught square. सो एफ का जो प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो इसके इनवर्स के साथ हो जाएगा, दैट विल बी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, एंड ओमेगा का फॉर्मूला वाज 2 पाई एफ. सो ओमेगा अगर 2 पाई एफ आएगा, बस इस पूरे टर्म को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, सो वी हैव 2 पाई एम जेड स्क्वायर ई क्यूब डिवाइडेड बाय 4 एन क्यूब एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. यहां पर 2 एंड 4 कट होके नीचे एक 2 आएगा, एंड दैट बिकम्स द फाइनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा. एंड ओमेगा का प्रोपोर्शनलिटी देख लोगे तो दैट इज विद जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब ओनली. सो या टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर मिल गया तो वहीं से हमें एफ का और ओमेगा का फॉर्मूला भी मिल जाएगा. टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी याद रखना, एफ का प्रोपोर्शनलिटी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड एफ का जो प्रोपोर्शनलिटी आएगा वही ओमेगा का भी प्रोपोर्शनलिटी आएगा, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई एफ, एंड दैट मींस ओमेगा एंड एफ आर एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर. तो एफ का और ओमेगा का जो प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो सेम आएगा. सो या ये मिल गया, ये भी मिल गया, टी मिल गया, तो ओमेगा और एफ साथ में ही हो गया. Next we need is the kinetic energy and potential energy for that electron. So kinetic energy का formula is half mv square. So this will become m by 2 into v का जो square है, v का formula यहाँ पर था, square करेंगे तो ऊपर आ जाएगा z square e power 4. So z square e power 4 divided by इसका square, so 4 n square h square epsilon naught square. So 4 n square h square epsilon naught square. Nothing much to rearrange, it's just 2 into 4 which will be 8, और टोटल फॉर्मूला बन जाएगा m e power 4 z square divided by 8 epsilon naught square n square h square. So yes, that's the formula for kinetic energy. अब अगर दो चार्जेस थे, लेट अस से दिस इज अ चार्ज q1, दिस इज अ चार्ज q2, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इनके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वाज k q1 q2 डिवाइडेड बाय r. यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी के लिए. सो के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि E आएगा. यहां पर हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा बिकॉज एनर्जी कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ले लेंगे -E इंटू Q2 मतलब जो न्यूक्लियस था उसका चार्ज. न्यूक्लियस का अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हारा Z रहेगा तो टोटल चार्ज Z इंटू E आएगा. That is the total charge of protons in the nucleus divided by r. r मतलब यहां पर हमें डालना होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला. So yeah, simplify the things and we have potential energy of electron as minus z e square upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r. तो r का जो फॉर्मूला है वो यहां से ले लेंगे, that is n square h square epsilon naught upon pi m z e square. सो आर यहाँ रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर में था, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई एम जेड ई स्क्वायर यहाँ ऊपर चले जाएगा. सो ये आर का फॉर्मूला यहाँ से लिया था, एंड यस वी कैन स्टार्ट सिंप्लीफाइंग द होल थिंग नाउ. सो एक पाई ऊपर नीचे कैंसिल होगा, एंड यस नथिंग एल्स इज गेटिंग कैंसिल्ड. सो न्यूमरेटर में आ जाएगा एम जेड स्क्वायर ई पावर 4. सो एक नेगेटिव का भी साइन है, सो माइनस एम z square e power 4 divided by denominator में 4 epsilon naught into epsilon naught is epsilon naught square. So 4 epsilon naught square and n square h square पहले से ही था. So ये potential energy का फॉर्मूला आ गया for an electron. Now total energy of the electron will be kinetic energy plus potential energy. So the total energy of electron is kinetic plus potential अगर कर लोगे तो m e power 4 z square m e power 4 z square अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h square n square एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h square n square. ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा. सो वी हैव m e power 4 z square अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n square h square. तो ब्रैकेट में जो बचेगा काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 1/8 का टर्म बचेगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी का -1/4 का टर्म बचेगा. सो 1/8 माइनस 1/4, इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये 2/8 हो जाएगा. 1 minus 2 is -1 एंड टोटल आ जाएगा -1/8. सो एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ दिस द होल अपॉन 8, एंड यस दैट इज द टोटल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट.
माइनस एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। वंस अगेन ई का फाइनल फॉर्मूला मेमोराइज करना फर्स्ट टाइम में टफ रहेगा, बट कीप प्रैक्टिसिंग दिस, एट सम पॉइंट यू शुड बी एबल टू मेमोराइज दीज फॉर्मूले। आई नो ये टफ रहेगा, आई नो यू विल मेमोराइज इट टुडे फॉरगेट टुमारो, कल वापस मेमोराइज करोगे, परसों वापस भूल जाओगे, ये होगा, बट इन फॉर्मूले के ऊपर बहुत बहुत रेयरली एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं पे आ चुका है। सो इट विल बी बेस्ट इफ यू कैन मेमोराइज द फॉर्मूला। स्टार्टिंग में नहीं होगा तो तुम्हें डिराइव करने को आना चाहिए, एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर इज द प्रोपोर्शनलिटी। सो ई का जो प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो आएगा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के साथ। एट दिस पॉइंट हाइड्रोजन एटम के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। सो वंस अगेन गेट बैक टू दिस, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम, अगर मैं z इक्वल टू 1 ले लूं एंड n इक्वल टू 1 कंसिडर करूं, तो जो E1 का वैल्यू आएगा, व्हेन यू पुट इन ऑल द टर्म्स, मतलब m का वैल्यू डाल दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z को 1 लेना था क्योंकि हाइड्रोजन एटम था, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स्ड है इसका, h का भी फिक्स्ड वैल्यू है। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी चाहिए तो n को मैं 1 डालूंगा, तो z को और n को मैंने 1 डाल दिया, z को 1 फॉर हाइड्रोजन एटम एंड n को 1 फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, बाकी सारे कांस्टेंट्स थे। इन सारे वैल्यूज को डाल के E1 का जो वैल्यू आएगा दैट बिकम्स माइनस 13.6 eV। तुम जब ये सारे वैल्यूज यहाँ पे डालोगे ना, तो ये सारे वैल्यू से तुम्हें एनर्जी का जो फाइनल फॉर्मूला या फाइनल वैल्यू मिलेगा वो जूल में मिलेगा। उस जूल के वैल्यू को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 पावर माइनस 19 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड वो डिविजन करने के बाद तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी मिल जाएगा माइनस 13.6 ईवी। अगर हाइड्रोजन एटम था और मुझे n इक्वल टू 2 करना था, अगर मैं n को 2 कर लूं तो E2 का प्रोपोर्शनलिटी आएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर के साथ, एंड E1 का प्रोपोर्शनलिटी आएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर के साथ। सो व्हेन आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, अगर यहाँ पर सिर्फ n2 स्क्वायर कर ले और यहाँ पर n1 स्क्वायर कर ले, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो E2 बाई E1, E2 का जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, नेगेटिव साइन कट हो जाएगा, एंड E1 का जेड स्क्वायर यहाँ पर और n1 स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो जेड स्क्वायर विल एनीवे बी गॉन एंड वी विल हैव n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। अगर E1 के लिए n1 था तो ये हो जाएगा 1, और E2 के लिए n2 था तो ये हो जाएगा 4, एंड व्हेन आई टेक E1 ऑन द राइट, ये 1/4 था, E1 को अगर राइट में ले लूं तो E2 का फॉर्मूला बन जाएगा E1/4। सिमिलरली अगर मैं E3 कहूं तो E3 हो जाएगा E1/9। सिमिलरली अगर मैं कह दूं E4, तो E4 हो जाएगा E1 बाई, आई विल एक्चुअली राइट इट हियर बिकॉज हमें इनके वैल्यूज भी लिखना है। सो या E4 अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा E1/16, E5 अगर कह दूंगा तो ये हो जाएगा E1/25 एंड सो ऑन। बेसिकली पॉइंट ये है कि E का जो प्रोपोर्शनलिटी आया, इट वाज विथ माइनस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, अगर नेगेटिव नहीं रहा, मान लो एनर्जी जीरो हो गया या पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन हैज एस्केप्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सिस्टम से निकल चुका है एंड इट हैज बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो या द नेगेटिव साइन represents negative sign in energy represents that the electron is bound to the nucleus. So yes, एनर्जी के लिए वो नेगेटिव का साइन हमेशा रहेगा, इंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन इज विद द न्यूक्लियस। Z एटॉमिक नंबर एंड इनवर्स रिलेशन n स्क्वायर के साथ आया, एंड बिकॉज वो इनवर्स रिलेशन n स्क्वायर के साथ आया इसलिए E2 बना E1/4, E3 बना E1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, E4 बना E1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 एंड E5 बना E1 अपॉन 25। इनके वैल्यूज भी आपको याद रखना है। E1 अगर माइनस 13.6 था, इसे 4 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा माइनस 3.4 EV। इसी को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1.51 EV। फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी आ जाएगा E1 अपॉन 16, मतलब इसे अगर 16 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.85 EV। एंड फाइनली E5 अगर देखेंगे तो इसको 25 से डिवाइड करना है। 25 से डिवाइड करना मतलब इट्स लाइक व्हेन यू डिवाइड अ नंबर विद 25, यू कैन मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय 4, सो ये हो जाएगा 100, एंड माइनस 13.6 इंटू 4 करेंगे तो ये 54.4 आएगा, एंड अपॉन 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.544 EV।
तो ये तुम्हारा फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आ गया। इसके आगे के वैल्यूज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नीड नॉट मेमोराइज देम, बट यहां तक के वैल्यूज अगर मेमोराइज करके रखोगे तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा कैलकुलेशंस तुम्हारा स्पीड अप हो पाएगा। यू नीड नॉट नो ओनली द एनर्जी वैल्यूज, तुम्हें इनका डिफरेंस भी अगर पता रहेगा तो बेटर रहेगा। लाइक इफ आई से E1 माइनस E2, E1 इज माइनस 13.6, एक्चुअली E2 माइनस E1 करना होगा। सी इफ यू रियलाइज माइनस 13.6 से माइनस 3.4 गए, सो माइनस में अगर देखा जाए तो एनर्जी बढ़ता है। इन मैग्नीट्यूड इफ यू सी, मैग्नीट्यूड में एनर्जी कम हुआ, बट वी डोंट से मैग्नीट्यूड में एनर्जी कम होता है। वी से दैट एज वी गो इन द आउटर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ते जाएगा। वी कंसिडर द नेगेटिव साइन ऑल्सो। सो माइनस 13.6 से माइनस 3.4 एनर्जी बढ़ा, फिर माइनस 3.4 से माइनस 1.51 एनर्जी और बढ़ा, and as you go in the outer orbits energy of the electron will keep on increasing. So yeah, if I talk of the difference, I have to do E2 minus E1 because it is bigger energy minus smaller energy. तो E2 ये हो जाएगा minus 3.4 and minus of minus 13.6, तो ये हो जाएगा plus 13.6। तो E2 minus E1 करेंगे, ये आ जाएगा 13 minus 3 मतलब 10 and 0.6 minus 0.4, so ये आ जाएगा 10.2 EV. So E2 minus E1 is 10.2 EV. You can also check for E3 minus E2 and E3 minus E1. ये डिफरेंसेस भी अगर ध्यान में रखोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज काफी बार इन वैल्यूज के ऊपर भी कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सो या E3 माइनस E2 भी कर लो। सो व्हेन यू डू E3 माइनस E2 इट इज माइनस 1.51 एंड माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 3.4। सो व्हेन आई से 3.4 माइनस 1 इट्स 2.4, 1.9 एंड ये हो जाएगा 1.89 EV। And if I say E3 minus, sorry, this is E3 minus E2, so 1.89 EV तुम्हें यहां पर मिला। And if I say E3 minus E1, अब E3 minus E1 देखोगे तो इन दोनों का एडिशन ही आएगा, एंड सेपरेटली भी कैलकुलेट करोगे तो भी ठीक है। इट इज दिस माइनस दिस, सो इट्स माइनस 1.51 एंड माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस आ जाएगा 13.6। सो 13 माइनस 1 इज 12, 12.6 minus 0.5, so 12.1 and 12.09 अप्रोक्सीमेटली। इसको अगर 1.5 कंसिडर कर लोगे तो ये तुम्हारा 12.1 EV आ जाएगा। सो 12.1 EV इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द थर्ड लेवल एंड द फर्स्ट लेवल। तो ये तुम्हारे हाइड्रोजन एटम के सारे एनर्जीज का वैल्यू भी तुम्हें याद रखना है, दैट E1 इज माइनस 13.6, E2 E3 क्या रहेगा वो, E4 E5 क्या रहेगा वो याद रखना है, एंड तुम्हें एनर्जी डिफरेंसेस भी याद रखने हैं। एडिशनली R1 का जो वैल्यू हमने फाइंड किया था वो याद रखना है। बाकी सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे तो चलेगा, इन्हें फिलहाल मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। सो या we finally found the total energy of the electron also, and finally we need magnetic moment of the electron. अब magnetic moment का फॉर्मूला was NIA। ये हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, दैट मैग्नेटिक मोमेंट इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा था EVR/2। अब EVR/2 का फॉर्मूला अगर देखोगे तो V और R का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करके तुम्हें M का फॉर्मूला मिल भी जाएगा, बट देयर इज वन मोर शॉर्टकट हियर। EVR/2 को हम अगर ऊपर नीचे M के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर टोटल आ जाएगा E/2M, और फिर ये जो MVR है, MVR इज द एंगुलर मोमेंटम, बट एंगुलर मोमेंटम हमने सेकेंड पोस्टुलेट में पढ़ा था, दैट एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। सो ये जो MVR मिला, MVR ये एंगुलर मोमेंटम है, और इसे हम सीधा डाल देंगे NH/2π। सो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाएगा, दैट इज ENH/4πm। एंड जो M का प्रोपोर्शनलिटी आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का प्रोपोर्शनलिटी इज ओनली विथ N। सो इट इज एक चीज नोटिस करने वाली ये भी थी कि यहाँ पे Z का कोई टर्म नहीं आएगा। सो Z का कोई टर्म ना आना मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। डिफरेंट एलिमेंट्स आर गोइंग टू हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंडिंग ऑन यू आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिट। मतलब हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लोगे तो भी वही मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, एंड Li+2 के लिए अगर ऑर्बिट को सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में लोगे तो भी मैग्नेटिक मोमेंट वही आएगा। माय पॉइंट इज M डज नॉट डिपेंड ऑन Z विद द इक्वेशन दैट यू गॉट हियर। एंड लाइक आई सेड, अगर EVR/2 तक सिंप्लीफाई कर लिया तो V और R का फॉर्मूला डाल के सिंप्लीफाई करके भी फॉर्मूला यही आएगा। सो या वी आर डन विथ फाइंडिंग ऑल दीज वैल्यूज दैट वी हैड टू फाइंड।
using the Bohr's postulates. So I know derivations लंबे थे, but these derivations need to be done, need to be learned. फॉर्मूले भी जो मैंने मार्क करवाए वो सारे याद रखने हैं, एंड प्रोपोर्शनलिटीज खास याद रखना. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनलिटीज ओनली. लेट्स कंटिन्यू. देखो मैंने कहा कि एनर्जी बढ़ेगा एज यू गो इन द आउटर ऑर्बिट्स. सो एनर्जी इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस. आउटर ऑर्बिट्स में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेगा, इनर ऑर्बिट्स में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा. सो लेट अस से दिस इज द न्यूक्लियस. दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में जंप करेगा, बाहर के ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा था, अंदर के ऑर्बिट में एनर्जी कम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इन अ वे इज लूजिंग एनर्जी. ये जो भी एनर्जी लॉस रहेगा इट विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट वेव. ये लाइट वेव जो रहेगा इसका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या रहेगा ये हमें फाइंड करना है. स्पेसिफिकली वी नीड द वेवलेंथ ऑफ लाइट which is going to be emitted when an electron makes a transition from a higher level to a lower level. Let us say the lower level is n1 and the higher level is n2. So electron जब n2 से n1 में transition करेगा तो एक वेवलेंथ तो एक लाइट वेव एमिट होगा. लाइट वेव का वेवलेंथ क्या रहेगा ये हमें फाइंड करना है. सो या द एनर्जी ऑफ द लाइट वेव will be equal to the energy difference between the two levels. So let's call it E2 minus E1. एनर्जी ऑफ द लाइट वेव ये सिंपली hc बाय लैम्बडा से हम एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला इज hf एंड f इज इक्वल्स टू v इक्वल टू f लैम्बडा. वेव्स के लिए द वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ. अगर एनर्जी hf रहता है तो f को इस फॉर्मूला से हम लिख सकेंगे एज v बाय लैम्बडा. एंड अगर जो वेव है वो लाइट वेव है तो v कैन बी रिप्लेस्ड विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट ओनली. सो f को लिख लेंगे v बाय लैम्बडा मतलब c बाय लैम्बडा. तो एनर्जी ऑफ द लाइट वेव बिकम्स hc बाय लैम्बडा. तो लाइट वेव का एनर्जी हमने लिख लिया hc बाय लैम्बडा. दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट. एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर डिराइव किया था. सो दैट विल बी me पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन. सो दिस विल बी माइनस m e पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर. माइनस इवन करेंगे बट इवन में भी एक नेगेटिव साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा. एंड वी विल हैव द सेम फॉर्मूला me पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर. सो hc बाय लैम्बडा का फॉर्मूला बना. टेक एवरीथिंग कॉमन एक्सेप्ट n1 एंड n2. तो ब्रैकेट में सिर्फ हमारे पास बचेगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, बिकॉज 1 अपॉन n1 स्क्वायर यहां से पॉजिटिव रहेगा एंड माइनस हो जाएगा 1 अपॉन n2 स्क्वायर. एंड द टर्म्स कमिंग आउट कॉमन वर me पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर. ये ch जो था इसे भी हम यहां पर ले लेंगे डिनोमिनेटर में. सो दिस विल सिंपली बी 1 बाय लैम्बडा एंड c आ जाएगा और जो h आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके h पावर 3 बनेगा. एंड दिस बिकम्स योर फाइनल फॉर्मूला फॉर 1 बाय लैम्बडा. इस फॉर्मूला में z स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो टर्म है इट इज कॉल्ड राइडबर्ग्स कांस्टेंट. वी रिप्रेजेंट इट बाय r. सो राइडबर्ग्स कांस्टेंट इज me पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इनटू c. इसका जो वैल्यू आएगा इट इज 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7. एंड देखो इसका कोई यूनिट नहीं है, z का भी कोई यूनिट नहीं आएगा, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसका यूनिट 1 बाय लैम्बडा का यूनिट आएगा. एंड लैम्बडा इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, लैम्बडा वेवलेंथ था, तो r का जो यूनिट आएगा वो पर मीटर आ जाएगा. सो व्हेन यू पुट इन ऑल दीज नंबर्स और कैलकुलेट करोगे तो r का वैल्यू आ जाएगा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7. अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक इट एज 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर. सो यस, इसे अगर हम r डाल देंगे तो 1 बाय लैम्बडा का फाइनल फॉर्मूला बनेगा r z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. सो या ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है. इस फॉर्मूला से तुम्हें मिलेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एमिट किया जाएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर लेवल n2 टू अ लोअर लेवल n1. सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आई एम सेइंग इट इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n2 टू n1. सो n2 बड़ा रहेगा, n1 छोटा रहेगा. सो यस, ये फॉर्मूला याद रखना. Based on this formula, we need to study something called hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखो अगर इलेक्ट्रॉन को तुम एनर्जी सप्लाई करोगे
हाइड्रोजन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही था, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा, बट हायर ऑर्बिट्स में रुकेगा नहीं, वो हायर ऑर्बिट्स में से नीचे गिरना शुरू करेगा। नाउ एज द इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउन इट विल स्टार्ट एमिटिंग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो ये वेवलेंथ हमें क्या क्या मिलेंगे ये हमें देखना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिवाइड किया जाता है इन 5 पार्ट्स। पहला रहेगा लाइमन, सेकंड रहेगा बाल्मर, सो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। फिर आता है पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफंड। पहले जरा ये दो सीरीज पढ़ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर के किसी ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में गिरेगा तो जो भी हमें वेवलेंथ मिलेगा वी से दैट दीज वेवलेंथ्स आर बिलोंगिंग टू द लाइमन सीरीज। सो लाइमन सीरीज मतलब बाहर के किसी भी ऑर्बिट से फॉल होना टू द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर n टू 1 में अगर फॉल रहेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन अगर n टू 1 में फॉल करेगा तो 1 बाई लैम्बडा का जो फॉर्मूला था दैट विल बी r। अगर z स्क्वायर था तो हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 रहेगा तो z स्क्वायर भी 1 आएगा। तो सिंपली वी विल हैव 1 अपॉन लैम्बडा इज r इनटू 1 upon n 1 square, but n1 is going to be 1 only. तो 1 upon 1 square which is 1 minus 1 upon n2 square. अब अगर मान लो मैं 2 to 1 ट्रांजिशन करता हूं तो 2 to 1 ट्रांजिशन करने में मेरा एनर्जी डिफरेंस मिनिमम रहेगा, बिकॉज सी व्हेन यू गो फ्रॉम 1 to 2 देयर इज अ सर्टेन एनर्जी। 1 to 3 एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, 1 to 4 और बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। सो व्हेन आई ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1 I will get minimum energy, and when I transition from let us say infinity to 1 I will get maximum energy. E का फॉर्मूला I said was hc by lambda। अगर एनर्जी मैक्स रहेगा तो लैम्बडा मिनिमम रहेगा एंड एनर्जी मिनिमम रहेगा तो लैम्बडा मैक्सिमम रहेगा। सो व्हाट आई एम इंटेंडिंग टू फाइंड इज लैम्बडा मैक्सिमम एंड लैम्बडा मिनिमम फॉर द लाइमन सीरीज। सो अगर मैं कहूं 1 अपॉन लैम्बडा मैक्स, सो जो मैक्सिमम वेवलेंथ मुझे मिला, मैक्सिमम वेवलेंथ विल करस्पॉन्ड टू मिनिमम एनर्जी, एंड मिनिमम एनर्जी तब आएगा जब ट्रांजिशन होगा 2 to 1। अगर 2 to 1 का ट्रांजिशन है तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी आर, ये टर्म 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 आएगा। सो दिस एंटायर टर्म बिकम्स 3/4 एंड टोटल हो जाएगा 3r/4। तो लैम्बडा मैक्स लाइमन सीरीज में जो तुम्हें मैक्सिमम वेवलेंथ मिल पाएगा दैट विल बी इसका रेसिप्रोकल विच इज 4/3r। सिमिलरली अगर मैं पूछूं लैम्बडा मिनिमम क्या रहेगा तो 1 अपॉन लैम्बडा मिनिमम विल बी r इंटू व्हेन आई से 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 तो 1 ही था, सो 1 अपॉन 1 स्क्वायर विल बी 1 अपॉन 1 विच इज 1 ओनली, माइनस 1 अपॉन n2 तुम्हें इन्फिनिटी लेना पड़ेगा बिकॉज फॉर मैक्सिमम तुम्हारा ट्रांजिशन हैज टू बी फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट विच इज द इन्फिनिट ऑर्बिट टू 1 एंड सो यहाँ n2 आ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर करोगे एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर विल बी 0 ओनली, तो ये 0 आ जाएगा। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 1 माइनस 0 इंटू आर विच इज इक्वल टू आर। तो जो लैम्बडा मिनिमम हो जाएगा फॉर द लाइमन सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। सो ये तुम्हारा लाइमन सीरीज एंड सिमिलर चीजें तुम कर पाओगे बाल्मर सीरीज के लिए। अगर लाइमन सीरीज मतलब बाहर के ऑर्बिट से 1 तक का ट्रांजिशन तो बाल्मर सीरीज मतलब बाहर के ऑर्बिट से 2 तक का ट्रांजिशन। सिमिलरली मैंने कहा था कि द नेक्स्ट सीरीज आर लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफंड। सो पास्टन सीरीज में बाहर के ऑर्बिट से 3 तक का ट्रांजिशन होगा, बाहर के ऑर्बिट से 4 तक का ट्रांजिशन मतलब ब्रैकेट, एंड पीफंड मतलब बाहर से लेके 5 तक का ट्रांजिशन। सो या दीज आर द डिफरेंट सीरीज दैट यू विल गेट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब ये जो अलग अलग वेवलेंथ्स मिलेंगे इनके अगर टोटल मतलब इन सारे वेवलेंथ्स का एक ग्रुप बना लोगे तो उस ग्रुप को कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस ग्रुप में लाइमन सीरीज आएगा विच करस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ ऑब्टेन्ड ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट। बाल्मर सीरीज करस्पॉन्ड करेगा टू वेवलेंथ्स दैट वी विल गेट ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट्स टू द सेकंड ऑर्बिट। सीरीज लिमिट एक बार इसका फाइंड कर लेंगे। सो 1 अपॉन लेटर से लैम्बडा मैक्स चाहिए। अगर लैम्बडा मैक्स रहेगा तो एनर्जी मिनिमम रहेगा एंड यू कैन गेट मिनिमम एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2। अगर 3 to 2 का ट्रांजिशन है तो फॉर्मूला बन जाएगा आर, जेड स्क्वायर में जेड को 1 लेना था बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, 1 अपॉन n1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 आएगा। सिंप्लीफाई कर लो, सो 9 माइनस 4 इज 5 अपॉन 36, तो ये आ जाएगा 5r/36
and lambda max for the Balmer series will become 36 by 5r. Similarly, lambda minimum भी find कर लो. So 1 upon lambda minimum will be r into 1 upon n1 square will be 4 only minus 1 upon lambda minimum मतलब energy maximum. You will get it when the transition is from infinity to the second orbit. तो तुम्हारा n का जो वैल्यू आएगा n2 will be infinity. इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा एंड दिस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर विल बी 0. तो ये फाइनल आ गया r/4 एंड तुम्हारा लैम्बडा मिनिमम इसका रेसिप्रोकल आएगा विच विल बी 4/r. सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द सीरीज लिमिट. ये सीरीज लिमिट तुम फाइंड कर पाओगे पास्टन, ब्रैकेट एंड प्रीफंड सीरीज के लिए भी. सो उतना पार्ट आई एम लीविंग इट टू यू पीपल ओनली बिकॉज इट्स एक्चुअली क्वाइट मैकेनिकल. सो ये वाला एक बार अपने आप ट्राई करना एंड ट्राई फाइंडिंग द lambda max and lambda minimum values for these three series also. Let's continue. Electron मान लो ये nucleus है. Now there are several orbits. Let us say the electron falls from this orbit to this orbit. मतलब ये n equal to 2 था तुम्हारा. This was n equal to 1. Then this was n equal to 2, 3, 4 and 5. So I am saying the electron falls from the fifth orbit to the second orbit. अगर तुम 5 से 2 का ट्रांजिशन करोगे तो how many different wavelengths are you going to get? The wavelengths you will get are wavelengths corresponding to 5 to 4, फिर 5 to 3, 5 to 2. ये तीन wavelengths तो कंफर्म मिलेंगे. फिर तुम्हें 4 से 3 का और 4 से 2 का भी एक ट्रांजिशन मिल पाएगा एंड 3 से 2 का भी ट्रांजिशन मिलेगा. So total you are going to get 6 different wavelengths when the electron transitions from fifth orbit to the second orbit. अब अगर इसको मुझे एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा. लेट अस से इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n2 to n1. जब इलेक्ट्रॉन 5 से 2 गया था तो हमारे कितने ऑर्बिट्स इन्वॉल्व हो चुके थे? सो इट वाज 5, 4, 3, 2. टोटल हमारे 4 ऑर्बिट्स इन्वॉल्व हो चुके थे व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 5 to 2. ये नंबर 4 कैसे मिला? यू कैन से नंबर 4 मिलेगा व्हेन यू डू 5 minus 2, बट 5 minus 2 3 आएगा. इसमें +1 कर लो तो जितने भी ऑर्बिट्स इन्वॉल्व रहेंगे वो मिल जाएगा. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम n2 to n1 द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन्वॉल्व विल बी n2 minus n1 plus 1. अभी ये जो 4 ऑर्बिट्स थे इन 4 ऑर्बिट्स में से मुझे कोई भी 2 ऑर्बिट का सिलेक्शन करना था एंड जब भी मैं 2 ऑर्बिट्स का सिलेक्शन करूंगा इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. मतलब मान लो मैंने 2 और 4 को सिलेक्ट किया तो ट्रांजिशन 4 से 2 का ही आएगा. 2 से 4 का ट्रांजिशन कोई ट्रांजिशन होता नहीं है बिकॉज ट्रांजिशन ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम मतलब लाइट एमिट होगा तो दैट विल बी बिकॉज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. तो अगर मैंने 2-4 का सिलेक्शन किया तो वो 4-2 का ही ट्रांजिशन रहेगा. सो आउट ऑफ द 4 ऑर्बिट्स आई हैड टू सिलेक्ट 2 ऑर्बिट्स जिसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर. whatever 2 orbits I select the transition will be from the higher orbit to the lower orbit. तो 4 में से 2 का सिलेक्शन कैन बी डन इन 4c2 ways. एंड 4c2 इवेल्युएट करोगे तो ये आएगा 4 into 3 upon 2 into 1 which is equal to 6. तो हमें 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल सके बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन. फिलहाल अगर मैं n2 से n1 मानूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन्वॉल्व्ड वर n2 minus n1 plus 1. अगर इसका मैं c2 कर लूं तो आई विल गेट द डिफरेंट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स which I can get because of this particular transition from n2 to n1. इसको अगर simplify कर लोगे so this will become n2 minus n1 plus 1. Then n2 minus n1 plus 1 में ही minus 1 करेंगे तो ये हट जाएगा and we will have n2 minus n1 the whole divided by 2 into 1 which is 2 only. So this formula gives you number of wavelengths obtained in n2 to n1 transition. So ये फॉर्मूला अगर याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा. That the number of wavelengths which you get from a transition from an n2 to n1 transition is given by this formula and वो लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया है. So yeah, remember this part also. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक और पॉइंट ध्यान में रखना. लाइमन सीरीज के जो भी वेवलेंथ्स तुम्हें मिलेंगे they are all obtained in the UV region, ultraviolet region. बाल्मर सीरीज के जो भी wavelengths मिलेंगे these wavelengths are going to lie in the visible region. And Paston, Brackett and Pfund इनके जो भी wavelengths मिलेंगे they are going to lie in the infrared region. So yeah, this is it with all discussions about hydrogen spectrum.
we can go ahead with the next topic, that is X-rays. X-rays दो टाइप के रहेंगे. One is continuous X-rays and second are characteristic X-rays. अब कंटिन्यूअस एक्सरेज कैसे बनेंगे ये समझ लो. मान लो एक हैवी न्यूक्लियस है एंड हैवी न्यूक्लियस के आसपास अगर देखोगे तो काफी सारे ऑर्बिट्स रहेंगे एंड दीज आर गोइंग टू हैव इलेक्ट्रॉन्स इन इट. लेट अस से मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने प्रोजेक्ट किया टुवर्ड्स दिस एटम. अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम के नजदीक जाएगा तो न्यूक्लियस के साथ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा. बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा सा एनर्जी लूज करेगा और डिविएट होकर इस तरफ चले जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मान लो 50 था इन सम यूनिट, तो डिविएट होने के बाद जब वो निकलेगा तब उसका एनर्जी 40 हो जाएगा एंड 40 के बाद जो लेफ्ट ओवर 10 था दैट एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. अब ये जो एनर्जी का लॉस हुआ ये सर्टेन नहीं है कि 10 का होगा या 12 का होगा, 11 का होगा, डेसिमल में भी हो सकता है. So basically the loss of energy can lie in a continuous interval because loss of energy continuous interval में lie करेगा. जो एक्सरे आएगा उसका भी एनर्जी एक कंटिन्यूअस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले पाएगा. सो इस टाइप के जो एक्सरेज मिलते हैं इसे कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज. सो व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा, इंटेंसिटी इन अ वे रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेव्स दैट वी आर गेटिंग एंड लैम्बडा मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के हमें कितने नंबर ऑफ वेव्स मिलेंगे वो देखना था. सो सबसे पहले तो कंटिन्यूअस एक्सरेज ग्राफ प्लॉट करें उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी समझ लो क्या है. सो कंटिन्यूअस एक्सरेज में आई सेड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा इट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन का थोड़ा एनर्जी कम हो जाएगा एंड ये जो भी एनर्जी कम हुआ दैट विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरे एंड दैट इज कंटिन्यूअस एक्सरेज. इलेक्ट्रॉन जब भी मैंने बम्बार्ड किया तब मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बाहर आ जाएंगे. सो व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट यहां पर एक गैप हो जाएगा. इस गैप में बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जंप करना चालू करेंगे. अब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर के ऑर्बिट में जंप करेंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा. दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो एनर्जी रहेगा ये कंटिन्यूअस इंटरवल में नहीं रहेगा. मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का जंप n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में हुआ. इफ द जंप हैपेंस फ्रॉम 4 टू 3 तो 4 से 3 का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा वही एनर्जी डिफरेंस का एक्सरे एमिट होने वाला है. सो इन एक्सरेज का जो एनर्जी रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा एंड बिकॉज द एनर्जीज आर फिक्स्ड वी कॉल देम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. सो फाइनली जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये 50 भी इरेज कर लो वो बस रेफरेंस के लिए था. फाइनली जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा. So if you see these peaks over here, the peaks correspond to the wavelengths of the characteristic X-rays. क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो रहेगा वो नंबर में ज्यादा रहेगा कंपेयर टू कंटिन्यूअस एक्सरेज. कंटिन्यूअस एक्सरे का एनर्जी जो रहेगा वो एक पूरे के पूरे इंटरवल में लाई करेगा. तो इस पर्टिकुलर मतलब एनर्जी का फॉर्मूला इज hc by lambda. So for a certain energy you can calculate the corresponding lambda also. तो ये वाला लैम्बडा मतलब एक सर्टेन एनर्जी का सर्टेन नंबर ऑफ वेव्स मिलेगा. फिर एक अलग लैम्बडा मतलब इस एनर्जी का भी थोड़ा बहुत वेव्स मिलेगा, इस एनर्जी का भी थोड़ा बहुत वेव्स मिलेगा, इसका भी थोड़ा बहुत एक्सरेज मिलेगा. वेव्स मतलब एक्सरेज. इस एनर्जी का भी थोड़ा बहुत एक्सरेज मिलेगा एंड दैट कीप्स कंटिन्यूइंग. सो या वी कैन गेट दीज लाइंस. द कंटिन्यूअस regions represent the wavelength of continuous X-rays and the peaks are representing the wavelengths of the characteristic X-rays. So yeah, keep that in mind. अभी characteristic X-rays में अगर मैं कहूं ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, अगर 2 to 1 का ट्रांजिशन है तो इसे हम कहेंगे K अल्फा सीरीज या K अल्फा लाइन. अगर मैं 3 to 1 का ट्रांजिशन कहूं तो ये तुम्हारा K सीरीज ही आएगा बट दिस विल बी बीटा. सिमिलरली अगर मैं K गैमा कह दूं तो ये 4 to 1 आएगा. K सीरीज का कोई भी ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन 1 में होना चाहिए एंड अल्फा बीटा गैमा रिप्रेजेंट द मतलब कौन सा पर्टिकुलर ट्रांजिशन है. सो 2 to 1 इज अल्फा, 3 to 1 इज बीटा, 4 to 1 इज गैमा. इसके आगे जो भी आएगा वो 5 to 1, 6 to 1 एंड सो ऑन. अगर मैं कहूं L ट्रांजिशंस, अगर L अल्फा के बारे में बात करूं, L अल्फा मतलब ट्रांजिशंस टू द सेकंड ऑर्बिट. L अल्फा विल बी 3 to 2, देन L बीटा दिस विल बी 4 to 2, L gamma will be 5 to 2 and so on. Similarly अगर मैं कह दूं M alpha तो M alpha का transition will correspond to
all transitions up to the third level. So m alpha will be 4 to 3, then m beta कह दूं तो 5 to 3 and so on. So ये तुम्हारा थोड़ा representation होगा of which series we are talking about. जो भी तुम्हारा maximum peak आएगा, the maximum peak always represents the k alpha line. तो ये जो भी wavelength रहेगा ये तुम्हारा k alpha का रहेगा. अब इसके पीछे जो भी आएगा ये k बीटा का आएगा. अब k बीटा का पीछे क्यों आया? देखो k अल्फा के लिए ट्रांजिशन 2 से 1 में था. हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एनर्जीज जब भी पढ़े थे तब ये पढ़ा था कि E1 सबसे ज्यादा होगा, E2 इज माइनस 3.4. तुम नोटिस करो कि इनका जो डिफरेंस है वो 10.2 EV आया. फिर E2 से E3 जाओगे तो डिफरेंस तुम्हारा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया. वैसे ही जब E3 से E4 जाओगे तो डिफरेंस और भी ड्रॉप होगा. E4 से E5 डिफरेंस और कम होगा. तुम जितना बाहर जाओगे ना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स कम होते जाएगा. सो यहां पर भी अगर मैं 3 से 1 बोलूं, 2 से 1 एंड 3 से 1 कंपेयर करूं तो 3 से 1 का एनर्जी ज्यादा रहेगा. अगर 3 to 1 का एनर्जी ज्यादा रहेगा तो इसका जो वेवलेंथ रहेगा वो कम रहेगा, बिकॉज E इज hc बाय लैम्बडा. एनर्जी ज्यादा तो लैम्बडा छोटा. बिकॉज 3 to 1 का एनर्जी ज्यादा था, इसका लैम्बडा छोटा रहेगा. इसलिए के अल्फा का लैम्बडा अगर यहां पर आया तो के बीटा का लैम्बडा उससे थोड़ा नीचे आएगा, बिकॉज के बीटा का लैम्बडा कम रहेगा, बिकॉज इस ट्रांजिशन का एनर्जी ज्यादा रहेगा. इस हिसाब से देखा जाए तो इधर एक और पीक आना चाहिए, एंड दैट पीक विल बी फॉर के गामा. के गामा का पीक के बीटा के पीछे आएगा. तो ये ट्रेंड रहेगा. वो पीक यहाँ पे दिखा नहीं. इट सो हैपेंस दैट कि वो पीक रहेगा बट काफी छोटा रहेगा. सो इफ यू मे सी द पीक, दैट पीक इज फॉर के गामा, एंड पीक नहीं भी आया तो के गामा का पीक वैसे भी छोटा रहेगा. दैट यू कैन कीप इन माइंड. मतलब अल्फा का पीक सबसे प्रोमिनेंट रहेगा, फिर थोड़े कम रहेंगे बीटा के पीक्स, थोड़ा और कम रहेगा गामा का पीक, एंड कंसेक्यूटिव पीक्स विल कीप ऑन रिड्यूसिंग इन साइज. तो ये पीक्स तुम्हें एक्चुअली यहाँ पर दिखेंगे भी नहीं. अगर मैं एल अल्फा का बात करूं तो जैसे मैंने कहा 2-1 का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, 3-2 का डिफरेंस कम रहेगा. फिर 4-3 का जो डिफरेंस है वो 3-2 के डिफरेंस के कंपेयर में और भी कम रहेगा. तो अगर हम 3-2 के डिफरेंस के बारे में बात करें, एल अल्फा का एनर्जी कम रहेगा कंपेयर टू के अल्फा का एनर्जी. एल अल्फा का एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा. तो ये जो पीक मिलेगा दिस विल रिप्रेजेंट द पीक फॉर एल अल्फा. अब एल बीटा का पीक इससे थोड़ा पीछे होना चाहिए, बिकॉज एल बीटा इज ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2. इसका एनर्जी 3-2 के कंपेयर में ज्यादा रहेगा, तो इसका वेवलेंथ 3-2 के कंपेयर में कम रहेगा. तो एल बीटा जो आएगा वो एल अल्फा से पीछे आएगा, बट पीक दिखा नहीं बिकॉज एल अल्फा का पीक ऑलरेडी छोटा है. एल बीटा का पीक और भी छोटा रहेगा. सो दैट पीक इफ इट इज ऑब्जर्वेबल इट इज फॉर एल बीटा. इफ इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल तो एल बीटा का कोई पीक आएगा ही नहीं. सिमिलरली फिर ये वाला जो हो जाएगा दिस विल बी फॉर एम अल्फा, बिकॉज आई सेड इसका एनर्जी डिफरेंस इसके एनर्जी डिफरेंस के कंपेयर में कम रहेगा. इसका एनर्जी कम तो उसका वेवलेंथ ज्यादा, एंड एम अल्फा का वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एम अल्फा का वेवलेंथ एल अल्फा के वेवलेंथ के राइट में रहेगा. तो ये तुम्हारा आई वर्सेस लैम्बडा का ग्राफ हो जाएगा फॉर एक्सरे एमिशंस. इस केस में मतलब इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट देखो. सी दिस इज द लैम्बडा मिनिमम दैट यू आर गेटिंग. मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया इसका एनर्जी मान लो 50 है. लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन का सारा एनर्जी लॉस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तब लेट अस से उसका एनर्जी 0 हो गया, तो जो मैक्सिमम एनर्जी तुम एमिट कर पाओगे दैट विल बी 50 ओनली. तो ये जो लैम्बडा मिनिमम है, लैम्बडा मिनिमम corresponds to the maximum energy that we can get, and the maximum energy which we can get is actually the energy of incident electron only. तो ये लैम्बडा मिनिमम जो है it corresponds to energy of the incident electron. So you can say energy of the incident electron, energy of the incident electron can be given by hc upon lambda minimum. लैम्बडा मिनिमम मतलब ये ग्राफ जहां पे कट ऑफ हो गया दैट विल बी लैम्बडा मिनिमम. उस लैम्बडा मिनिमम को तुम यहाँ पे यूज कर लो, एंड hc बाय लैम्बडा मिनिमम का जो भी वैल्यू आएगा दैट विल फाइनली गिव यू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन. सो या दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरे एमिशन. एक्सरे एमिशन में ये वाला इक्वेशन भी एज इट इज अप्लाई कर पाओगे. द इक्वेशन दैट वी हैड डन ओवर हियर, दिस इक्वेशन, जस्ट दैट इस इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज आएगा. ये इक्वेशन रहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए. जब एक्सरेज के लिए इक्वेशन लगाओगे
तो इक्वेशन लिखा जाएगा इज 1/λ इज इक्वल्स टू आर, z के बदले तुम यूज करोगे z माइनस बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट n1 एंड n2 सिंपली रिप्रेजेंट्स की ट्रांजिशन n2 से n1 में हुआ है। अब b क्या है, तो b का वैल्यू तुम 1 यूज करोगे फॉर k सीरीज, मतलब अगर k अल्फा का एमिशन रहा 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1 वगैरह वगैरह, तो k सीरीज के लिए तुम b का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे, b का वैल्यू 7.4 सब्सटीट्यूट किया जाएगा फॉर द l सीरीज एंड b का वैल्यू 19.2 सब्सटीट्यूट किया जाएगा फॉर m सीरीज। वंस अगेन इन सबके रीजंस होते हैं, देयर आर कैलकुलेशंस टू इट, बट इतना ज्यादा डिटेल में फिलहाल हमें जेडबलई के लिए पढ़ना नहीं है। जेडबलई, नीट या कोई भी आप इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करो तो फिलहाल इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये बी के वैल्यूज कहां से आए। बस इतना याद रखो कि तुम्हारा एक्सरेज के लिए 1/λ का जो फॉर्मूला है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला सेम फॉर्मूला यूज कर पाओगे, जस्ट दैट जेड स्क्वायर के बदले यू विल यूज जेड माइनस बी द होल स्क्वायर, और बी का वैल्यू 1 लेंगे फॉर के सीरीज, 7.4 for L and 19.2 for the M series. So yeah, remember that formula for X-ray emissions. And yeah, this is everything about X-rays. We can now move on to the next topic. Let's take the next topic now, that is Rutherford alpha particle scattering experiment. इस experiment में एक lead block लिया था और lead block के अंदर कुछ alpha particles थे। alpha particles को project किया था एक gold foil पर, और gold foil के जो भी atoms थे वो alpha particles को scatter करते थे। When I say alpha particle, so alpha particle is basically a helium nucleus. हीलियम का न्यूक्लियस मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, एंड हीलियम अगर बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तो जो बचेगा दैट इज अ हीलियम न्यूक्लियस एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एन अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम न्यूक्लियस का जो चार्ज आएगा दैट विल बी +2 एंड जो मास आएगा दैट विल बी 4 बिकॉज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। सो अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई 2 4। So charge on alpha particle is 2, mass of alpha particle is 4. अब क्योंकि alpha particle positively charged particle रहेगा, when alpha particle comes closer to a gold atom, it is going to get deflected. Most of the alpha particles they will come out undeviated. A few alpha particles will get scattered at a certain angle theta. मतलब ये जो line of motion था, line of motion के साथ एक certain angle theta के साथ ये alpha particles deviate होंगे। angle of deviation जितना ज्यादा होते जाएगा उस एंगल ऑफ डिविएशन पे अल्फा पार्टिकल्स उतने ही कम रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर हमें इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखने हैं। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग स्कैटर्ड एट एनी एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin पावर 4 थीटा बाई 2। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, सो दिस इज n एंड दिस इज थीटा। थीटा जितना बड़ा रहेगा पार्टिकल्स उतने कम रहेंगे, एंड थीटा 0 रहेगा तो आइडियली एज पर दिस इक्वेशन थीटा को अगर 0 डाल दोगे तो साइन 0 इन द डिनोमिनेटर मेक्स दिस वैल्यू इन्फिनिटी, तो यू विल हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इन अ वे अगर बोले, इन अ वे मतलब जो एक्चुअल में होता है वही, रियलिटी यही है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कम आउट अनडिविएटेड। तो थीटा 0 पे यू विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, थियोरेटिकली इट विल बी इन्फिनिटी, एंड जितना थीटा बढ़ाते जाओगे मतलब डिफ्लेक्शन जितना जितना बढ़ाते जाओगे हायर डिफ्लेक्शंस पे उतने ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। सो या द ग्राफ इज फाइनली गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं है बिकॉज द प्रोपोर्शनलिटी इज विद द इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इज विद sin पावर 4 थीटा बाई 2। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n वर्सेस जो थीटा का ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। सो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया। The second formula is for distance of closest approach. जो तुम्हारा मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो पाएगा ये तब पॉसिबल रहेगा जब मान लो यहाँ पर गोल्ड एटम था और अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली हेड ऑन उसके साथ उसके सामने ही आ गया। हेड ऑन अगर अल्फा पार्टिकल सामने आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल जस्ट बाउंस बैक, तो इसका जो डिविएशन आ गया वो 180 डिग्री का आ गया, एंड 180 डिग्री इज द मैक्सिमम डिविएशन दैट यू कैन हैव। सो ओनली फॉर दैट पार्टिकल विच इज सफरिंग अ डिविएशन ऑफ 180 डिग्री, उस पार्टिकल के लिए होगा क्या कि वो एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ अप्रोच करेगा at distance of minimum approach, at the distance of closest approach, इस अल्फा पार्टिकल का जो भी काइनेटिक एनर्जी था इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। सो ये एनर्जी बैलेंस हमें करना है, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज हाफ mv स्क्वायर
that will become equal to the potential energy of alpha particle and gold nucleus. So potential energy of two charges is given by the formula k q1 q2 divided by r. इसमें k मतलब 1 upon 4 pi epsilon naught. So I will write that here only 1 upon 4 pi epsilon naught multiplied by q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज that will be 2e एंड गोल्ड का एटॉमिक नंबर अगर z ले लेंगे तो गोल्ड का जो चार्ज आएगा, गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज दैट विल बी z into e एंड डिवाइड कर लेंगे विद r. दिस r ओवर हियर इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो अगर बाकी सारे टर्म्स तुम्हें क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो r का वैल्यू तुम कैलकुलेट कर पाओगे. काफी बार काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसे लिखने का एक और तरीका होता है काइनेटिक एनर्जी. ओके, एक तरीका तो हो गया हाफ mv². अगर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा m² v² by 2m एंड देन यू कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी एज p² by 2m. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से, आई नो इट इज प्रोनाउंस्ड डी ब्रॉय बट लिखते टाइम डी ब्रॉगली लिखते हैं तो आई प्रोनाउंस इट एज डी ब्रॉगली ओनली, सो दैट स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. या बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस lambda was equal to h by p. The de Broglie wavelength lambda was given by the formula h by p. P इधर lambda इधर, तो we can write p as h by lambda. तो यहाँ से we can also write it as h² by 2m lambda square, where lambda is the de Broglie wavelength of the alpha particle. And मान लो alpha particle को मैंने एक potential difference v के साथ potential difference v के थ्रू accelerate किया था, तो alpha particle का जो charge रहेगा that is 2e into that potential difference v. ये भी तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का. सो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इतने अलग अलग फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं. एंड या दैट्स द इक्वेशन यू विल यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टर्म, समथिंग कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर. इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल b के साथ. सो मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस था. अब गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है. So even over here when you were calculating the distance of closest approach, keep in mind that the atomic number of gold will be 79 only. So यहाँ पे हम 79 डालेंगे एंड अगर गोल्ड फॉइल के अलावा किसी और मटेरियल का फॉइल यूज कर लिया तो उसका एटॉमिक नंबर यूज करेंगे यहाँ पर. बट रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम गोल्ड फॉइल ही यूज करते हैं. वी डू नॉट यूज एनी अदर मेटल. सो या इधर गोल्ड ही आएगा, बट इन केस दे मेंशन एनी अदर मेटल यू कैन यूज इट्स एटॉमिक नंबर हियर. सो या इम्पैक्ट पैरामीटर, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 79. द अल्फा पार्टिकल वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड द अल्फा पार्टिकल आफ्टर इंटरैक्टिंग विद द गोल्ड न्यूक्लियस, आफ्टर गेटिंग रिपेल्ड बाय द गोल्ड न्यूक्लियस, इट विल डिविएट एट अ सर्टेन एंगल थीटा. सो लेट अस से ये एंगल थीटा था एंड न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन अगर हम पास करवा दे तो वो ऐसा दिखेगा. तो ये न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन से अल्फा पार्टिकल के लाइन ऑफ मोशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर. अभी ये b का वैल्यू अगर बहुत बड़ा रहेगा तो अल्फा पार्टिकल काफी दूर रहेगा एंड इफ अल्फा पार्टिकल इज फार अवे देयर विल नॉट बी एनी डिविएशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिकॉज वो गोल्ड न्यूक्लियस के साथ ज्यादा रिपल्शन कर ही नहीं पाएगा. सो इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा रहेगा तो डिविएशन छोटा रहेगा एंड करस्पॉन्डिंग मान लो इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा रहेगा तो अल्फा पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन है वो काफी क्लोज रहेगा एंड जितना ये अल्फा पार्टिकल क्लोज रहेगा उसका डिविएशन उतना ही ज्यादा रहेगा. सो दैट इज वन थिंग अबाउट इम्पैक्ट पैरामीटर. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इट इज ZE². Z मतलब गोल्ड का एटॉमिक नंबर विच इज 79. वंस अगेन अगर गोल्ड के अलावा और कोई मटेरियल यूज किया तो उसका एटॉमिक नंबर ले लेना. E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. आई नो इट इज -1.6 10 to the power -19 कूलम, बट कैलकुलेशंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे. सो E इज 1.6 10 to the power -19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई कॉट ऑफ थीटा बाई 2 आ जाएगा. यहाँ थीटा मतलब जो भी तुम्हारे अल्फा पार्टिकल का डिविएशन हुआ रहेगा वो थीटा. दिस शुड बी डिवाइडेड विद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो यहाँ पे 1 था तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 9 into 10 to the power 9 आएगा. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था. और मल्टीप्लाई करना होगा अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के साथ, दैट इज इक्वल टू हाफ mv². सो ये फॉर्मूला से तुम्हें इम्पैक्ट पैरामीटर मिल पाएगा. And yeah, these are the things we had to discuss extra in the Rutherford alpha particle scattering experiment. Total देखा जाए तो हमने 3 चीजें ही डिस्कस की है. एक ये कि number of particles getting scattered at a certain angle theta that will be inversely proportional to sin power 4 theta by 2 and corresponding n और theta का ग्राफ ऐसा बनेगा. सेकेंड हमने पढ़ा distance of closest approach. तो ये तुम्हारा लॉजिक रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करने का, और इसमें काइनेटिक एनर्जी कितने अलग अलग वेज में हम लिख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था.
एंड द थर्ड थिंग वी लर्न इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर, एंड ये उसका मीनिंग रहेगा. सो या दिस इज इट विद द रुथरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये एडिशनल फॉर्मूले लर्न करके रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. अब यहाँ पे तुम्हें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला मेमोराइज करना है. इफ r is the radius of nucleus, it is given by the formula r naught a power 1 by 3. I said r is radius of nucleus. R naught is simply a constant. It is 1.2 into 10 to the power minus 15. a का कोई यूनिट नहीं रहता है, so r naught का वही यूनिट आएगा जो r का यूनिट आएगा. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का यूनिट मीटर होता है, तो r naught का भी जो यूनिट आएगा वो मीटर आएगा. And a is the atomic mass number. Atomic mass number of whatever element you are looking at. Atomic mass number मतलब total number of neutrons plus total number of protons. अब अगर मैं पूछूं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या रहेगा, इट विल बी मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. इसका अगर क्यूब करेंगे तो आर नॉट का क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय a पावर 1/3. इसका क्यूब करेंगे तो सिंपली a आएगा. ऊपर अगर मास चाहिए तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन या मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, इसे m ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ये मिलेगा फ्रॉम द टर्म एटॉमिक मास नंबर, बिकॉज एटॉमिक मास नंबर मींस द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. सो इनटू अगर a कर देंगे, दिस गिव्स यू द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस. मास ऑफ ईच न्यूक्लियन मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन या मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, it is approximately 1.67 into 10 power minus 27 kg. डेफिनेटली न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा रहता है, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास ये वैल्यू ले लेंगे तो चलेगा. सो दिस इज मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय a मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आया. इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर नीचे a का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एंड इफ यू रियलाइज 3 ऊपर जाने के बाद ये फाइनल फॉर्मूला बन गया 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब. अब 3/4 पाई तो नंबर्स ही थे, m का वैल्यू कांस्टेंट है, r नॉट का भी वैल्यू कांस्टेंट ही है, तो ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आया. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास नंबर. मतलब कौन सा न्यूक्लियस लोगे इससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस लो या नाइट्रोजन का लो, दोनों का जो डेंसिटी आएगा वो सेम आएगा. सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट irrespective of what element you take. I am not saying that elements का डेंसिटी सेम रहेगा, एलिमेंट्स का डेंसिटी तो अलग ही रहेगा, बट एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस रहेंगे उन न्यूक्लियस का जो डेंसिटी आएगा वो हर एलिमेंट का सेम आएगा. सो ये एक इंपॉर्टेंट कमेंट रहेगा. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज सेम. सो ये एक इंपॉर्टेंट कमेंट याद रखना रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स. लेट्स कंटिन्यू एंड टेक द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. देखो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस जो रहता है इसमें प्रोटॉन्स रहता है और न्यूट्रॉन्स रहता है. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे और छोटे से न्यूक्लियस में इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा, एंड इतने ज्यादा रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं रहेगा. बट स्टिल रियलिटी में न्यूक्लियस स्टेबल है. ये स्टेबल क्यों है इसे समझने का ट्राई करो. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरह एक पार्टिकल होता है मीजॉन. जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है वैसे मीजॉन भी नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा. सो मीजॉन इज अ पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन ओनली. वी रिप्रेजेंट इट विद पाई माइनस. एंड प्रोटॉन प्लस मीजॉन अगर करेंगे, प्रोटॉन एंड मीजॉन कंबाइन टुगेदर टू गिव यू अ न्यूट्रॉन. अब एक न्यूक्लियस ले लो, इसमें मान लो 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है. मान लो एक न्यूट्रॉन डिके हो गया. अगर एक न्यूट्रॉन डिके होगा तो इट विल गिव यू अ प्रोटॉन प्लस अ मीजॉन. तो मेरे पास अब आ जाएंगे ये 5 प्रोटॉन प्लस ये प्रोटॉन मतलब 6 प्रोटॉन्स. एक न्यूट्रॉन डिके हो गया तो मेरे पास बचेंगे 4 न्यूट्रॉन, बट मेरे पास एक मीजॉन भी था. तो ये जो प्रोटॉन एक्स्ट्रा बना वो छोड़ दो, ये मीजॉन एक्सेप्ट किया जाएगा बाय एनी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग 5 प्रोटॉन्स. तो अगर प्रोटॉन मीजॉन को एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन विल गेट कन्वर्टेड टू अ न्यूट्रॉन. तो 6 प्रोटॉन का वापस हो जाएगा 5 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन थे. प्रोटॉन प्लस मीजॉन इज गिविंग यू अ न्यूट्रॉन, तो ये 4 का वापस 5 न्यूट्रॉन हो जाएगा. तो इफ यू रियलाइज एक न्यूट्रॉन ने मीजॉन दिया और खुद प्रोटॉन बना, और ये मीजॉन दूसरा कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और खुद न्यूट्रॉन बन जाएगा. तो ये 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन का जो नंबर है न्यूक्लियस के अंदर ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा. बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे बाय द एक्सचेंज ऑफ मीजॉन्स। ये एक्सचेंज ऑफ मीजॉन्स ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से तुम्हारा न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट स्टेटमेंट, एक्सचेंज ऑफ मीजॉन्स is the very factor which is responsible for the stability of nucleus. So yeah, ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब मीजॉन्स को लेके एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। थियोरेटिकली ये कॉन्सेप्ट याद रखना, लाइक आई सेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन मीजॉन्स को एक्सचेंज करते रहेंगे एंड आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर था, ये 5 और 5 का ये नंबर, ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है तो एट एनी टाइम देयर विल बी 5 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स ओनली। सो या, दैट्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा और डिस्कशन आगे करो। देखो एक एटम में क्या रहता है, इन द न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स, इफ द एटॉमिक नंबर इज z, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी z, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मान लो एटॉमिक मास a था तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आ जाएगा a माइनस z एंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब न्यूट्रल एटम के लिए जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू z ओनली। अब अगर मैं कहूं कैलकुलेटेड मास कितना रहेगा, सो कैलकुलेटेड मास, let's call it Cm. Calculated mass for an atom will be the number of protons Z multiplied by mass of one proton plus number of neutrons which is A minus Z multiplied by mass of one neutron and plus the number of electrons which is again Z multiplied by the mass of one electron. इससे तुम्हें मिल जाएगा calculated mass for a given atom. बट अगर किसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से एटम का मास मेजर करने का ट्राई करोगे तो मेजर्ड मास, लेट्स कॉल इट mm, ये जो मेजर्ड मास रहेगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन द कैलकुलेटेड मास। तो कैलकुलेटेड मास एज पर अवर कैलकुलेशंस मास थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था, बट जब मास मेजर करोगे तो मास एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ा कम आएगा। तो ये जो लॉस ऑफ मास हुआ, दिस लॉस ऑफ मास इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बाइंडिंग एनर्जी। सो द लॉस ऑफ मास is converted to something called binding energy. ये बाइंडिंग एनर्जी को तुम ऐसे समझो कि एक फोर्स रहेगा, अ फोर्स इज कीपिंग द न्यूक्लियस स्टेबल। मैंने कहा प्रोटॉन्स के बीच में आपस में काफी ज्यादा रिपल्शन होगा। आई नो आई डिड से दैट एक्सचेंज ऑफ मीजॉन्स in reality is responsible for the stability of nucleus, but imagination में ऐसा समझो कि बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक एक्सटर्नल एनर्जी है जो सारे प्रोटॉन्स को पकड़ के रखता है, और ये जो एनर्जी प्रोटॉन्स को पकड़ के रखता है मतलब न्यूक्लियस को बना के रखता है एंड न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं होने देता, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये तुम्हें जो लॉस ऑफ मास यहाँ पर आया, कैलकुलेटेड मास बड़ा आया, मेजर्ड मास छोटा आया, ये जो लॉस ऑफ मास आया ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी में। तो अगर ये बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा तो तुम्हारा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल रहेगा एंड बाइंडिंग एनर्जी कम रहेगा तो न्यूक्लियस भी कम स्टेबल रहेगा। सो बाइंडिंग एनर्जी, आई सेड लॉस ऑफ मास, अब लॉस ऑफ मास दैट इज कैलकुलेटेड मास माइनस द मेजर्ड मास एंड लेट्स कॉल इट मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट इसे रिप्रेजेंट कर देंगे md के साथ। लेट अस से फॉर अ सर्टेन एटम हमारा मास डिफेक्ट जो आता है दैट इज डेल्टा m amu। डेल्टा एम का मास डिफेक्ट आया एंड डेल्टा एम का जो यूनिट है, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मास इज गोइंग टू बी केजी ओनली, बट फिलहाल मैंने मास डिफेक्ट रिप्रेजेंट किया है एएमयू के टर्म्स में। अब आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या था, आइंस्टाइन्स इक्वेशन सेड दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू m इनटू c स्क्वायर। तो अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी एज पर आइंस्टाइन्स इक्वेशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय द मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर। सो यहां पर हम लिख लेंगे मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर, और मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर इसका जो भी यूनिट आएगा ये जूल में आएगा। मास डिफेक्ट वाज डेल्टा m इन टर्म्स ऑफ AMU। अगर मुझे AMU को kg में कन्वर्ट करना है सो आई विल हैव टू राइट डेल्टा m इनटू AMU को kg में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे विद 1.67 इनटू 10 टू द पावर -27, क्योंकि 1 AMU का kg में कन्वर्जन इतना ही था, मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट था 3 इंटू 10 पावर 8, अगर स्क्वायर कर लोगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 16, और जो भी आंसर आया वो जूल में आएगा। अब मुझे इसको जूल में रखना नहीं है, आई वांट टू कन्वर्ट इट टू ईवी, सो डिवाइड करना पड़ेगा विद 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सिर्फ 10 के पावर्स एक बार देख लो, सो -27
और ये प्लस 19 हो जाएगा, -27 प्लस 19 इज -8 एंड -8 into 10 power 16. So yeah, 10 power -8 into 10 power 16 is going to give you total 10 power 8. So ये सब कैंसिल हो जाएगा and we will have 10 power 8. 10 power 8, अब 1.67 एंड 1.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, ये दोनों आपस में अगर कट होंगे तो ऊपर का जो नंबर आएगा वो 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, सो दीज टू गेट कैंसिल्ड एंड ऊपर का नंबर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अब 10 पावर 8 में से दो जीरोस 9 को दे देंगे, सो वी विल हैव 900 एंड 10 पावर 6 का फैक्टर सेपरेट होके ईवी के साथ आएगा। नाउ 10 पावर 6 ईवी इज कॉल्ड एमईवी, सो जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला फाइनल हमें मिला दैट इज डेल्टा एम। तुम जब डेल्टा एम लिखोगे ना तो वो एएमयू के टर्म्स में होना चाहिए, सो डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय ये तुम्हारा दो जीरोस मैंने 9 को दिया था, तो 900 इंटू 1 से थोड़ा बड़ा नंबर, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 931 आता है। सो डेल्टा एम इंटू 931, जो 10 पावर 6 ईवी था उसे मैंने लिख लिया एमईवी। सो ये तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी मास डिफेक्ट डेल्टा एम। मास डिफेक्ट जब भी तुम डेल्टा एम लिखोगे तो डेल्टा एम को एएमयू में होना कंपलसरी है, बिकॉज ये सारा का सारा कैलकुलेशन हमने किया था कंसिडरिंग कि डेल्टा एम को हमने एएमयू में लिखा था। सो डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट इन एएमयू, इसे 931 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू है वो तुम्हें एमईवी के टर्म्स में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट था इस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट का, ये फॉर्मूला याद रखना एंड ये मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी जो है इसे समझ के रखना। अब मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। एक्चुअली स्टेबिलिटी का जो फैक्टर होता है या स्टेबिलिटी मेजर करने का जो टर्म होता है, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वंस अगेन न्यूक्लियन मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये जो टोटल नंबर रहेगा इसे न्यूक्लियन कहते हैं। सो या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ बेटर मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास प्लॉट करोगे तो ये जो ग्राफ है it turns out to be something like this. It's slightly rough at the beginning. At a certain value it peaks out and इसके बाद ये ग्राफ ड्रॉप डाउन होते रहता है। तो ये जो पीक मिलता है, this peak is obtained at an atomic number of 56. I mean atomic mass number 56. Atomic mass number 56 मतलब ये आयन का न्यूक्लियस हो जाता है। So the nucleus of iron has the maximum binding energy per nucleon and we say कि आयन का जो स्टेबिलिटी रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। आयन से पीछे और आयन से आगे जो भी एटम्स रहेंगे इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहेगा एंड दे विल बी लेस स्टेबल कंपेयर्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ आयन। सो या दैट्स इट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। When I say nuclear fission, it's a heavy nucleus. हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में। हेवी न्यूक्लियस और हेवी एटम वी ब्रेक इट इनटू स्मॉलर एटम्स और स्मॉलर न्यूक्लियाई, और यहां पे छोटे न्यूक्लियाई रहेंगे, स्मॉल न्यूक्लियाई और स्मॉल एटम्स, इन्हें हम फ्यूज करेंगे टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस। So take an example of nuclear fission first. So take uranium 235. Uranium 235 atomic number is 92. अगर इसको बम्बार्ड करेंगे विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 मास 1, सो द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स मेक यूरेनियम अंडरगो फिजन रिएक्शन, मतलब यूरेनियम को ब्रेक करेंगे छोटे पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज बेरियम, इट इज 56 and 141. द सेकेंड पार्ट इज क्रिप्टन, क्रिप्टन का 36 and 92, plus it will be 3 neutrons and you get a large amount of energy released in this reaction. अब ये 3 neutrons जो है वो ट्रिगर करेंगे 3 और fission reactions. From 3 fission reactions we get 9 neutrons. 9 neutrons trigger 9 fission reactions. 9 neutrons 9 reactions में से 27 neutrons. तो 27 रिएक्शंस ट्रिगर होंगे, फिर 27 में से 81 होंगे एंड जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम ज्यादा रखोगे उतने ज्यादा रिएक्शंस ट्रिगर होते रहेंगे और उतना ज्यादा तुम्हें एनर्जी मिलते रहेगा। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट एन एटम बॉम्ब।
अब जो न्यूक्लियर फिशन रहता है ये उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस कैन बी डन विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, एंड न्यूट्रॉन के अलावा अगर अल्फा पार्टिकल भी यूज करोगे तो वो भी एक सेटअप रहता है फिजन रिएक्शंस में। फिजन रिएक्शन का बेसिक मीनिंग यही है कि तुम एक हैवी न्यूक्लियस लोगे और उसे स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन करोगे। सो या दिस इज अबाउट दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एंड लाइक आई सेड, ये रिएक्शन अनकंट्रोलेबल तब होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, बिकॉज हर रिएक्शन में 3 के फैक्टर से न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई होंगे एंड हर रिएक्शन में हमें एनर्जी मिलता है, तो जितने ज्यादा रिएक्शंस होंगे उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा। एंड लाइक आई सेड, एटम बॉम्ब का यही कॉन्सेप्ट है कि अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होगा एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू गेट इज अनकंट्रोल्ड एनर्जी, एंड दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड। सो या, दिस इज अबाउट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अगर फ्यूजन के बारे में बात करें तो फ्यूजन रिएक्शन में यू टेक स्मॉलर न्यूक्लियाई, लाइक लेट्स टेक ड्यूटेरियम। ये भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। हर फ्यूजन रिएक्शन ऐसा होगा जरूरी नहीं है, इट्स ओनली एन एग्जांपल आई एम गिविंग। सो इफ यू टेक 2 ड्यूटेरियम एटम्स, इनको आपस में फ्यूज कराना है और फ्यूज करके ये हो जाएगा हीलियम न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4। इस प्रोसेस में भी काफी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा। अब न्यूक्लियाई को फ्यूज कराने के लिए, सी व्हेन 2 न्यूक्लियाई कम क्लोजर, तो इनके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा। सो यू नीड अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दैट रिपल्शन। उस रिपल्शन को ओवरकम अगर कर लिया तो ये रिएक्शन हो जाएगा एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज गोइंग टू बी इवन लार्जर देन दैट इन न्यूक्लियर फिजन। तो फिजन से भी ज्यादा एनर्जी तुम्हें फ्यूजन में मिलेगा। बस इसको ट्रिगर करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट आएगा फिजन रिएक्शन से। तो पहले फिजन रिएक्शन होगा, उसका जो भी एनर्जी आएगा इट विल बी यूज्ड फॉर फ्यूजिंग द 2 न्यूक्लियाई, और इन्हें फ्यूज करके मतलब इन्हें फ्यूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट आया फिजन रिएक्शन से, और इनके फ्यूजन से और भी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा एंड दैट एनर्जी इज द एनर्जी लिबरेटेड इन न्यूक्लियर फ्यूजन। सो ये एक तरीके का रिएक्शन है। इस तरीके से फ्यूजन रिएक्शन काफी सारे हो सकते हैं, लाइक इंस्टेड ऑफ He24 यू कैन गेट H13 एंड H11 ऑल्सो। If you have to combine, you can combine H11 plus H12, that will give you H13 plus it might give you a neutron 10। तो इस तरीके के काफी सारे फ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं। एंड इन फ्यूजन रिएक्शंस में मेनली तो ये है कि तुम्हें अगर फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट करना है तो यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट उसके बाद जो एनर्जी आएगा आफ्टर द फ्यूजन रिएक्शन हैज हैपेंड, दैट एनर्जी विल बी मच मच लार्जर even than the energy that you get in nuclear fission reactions. So yeah, this is about nuclear fission and nuclear fusion reactions. इनमें हमेशा चार्ज और मास बैलेंस मेंटेन रहेगा। जैसे मास देखोगे तो यहाँ पर 4 आया तो इधर भी 4 आएगा, चार्ज देखोगे तो टोटल चार्ज 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, एंड दिस इज ओनली एनर्जी विच इज बीइंग लिबरेटेड। यहाँ पर भी टोटल मास देखोगे तो 236 आएगा। एड अप ऑल दीज नंबर्स, 141 एंड 92, दैट मेक्स इट 241 माइनस 8 मतलब 233 एंड 3 न्यूट्रॉन्स, सो 236। तो यहाँ का भी मास 236, यहाँ का भी मास 236, मास बैलेंस हो चुका है। चार्ज बैलेंस करोगे तो 56 एंड 36 करोगे तो 92 आएगा, एंड दैट 92 वाज द टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इन रिएक्शंस में हमेशा चार्ज बैलेंस और मास बैलेंस मेंटेन्ड रहने ही वाला है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो कुछ ऐसे पूछे जाएंगे। सो लेट अस से देयर इज एन एटम X, उसका एटॉमिक नंबर 52 एंड मास नंबर 100। यू आर बम्बार्डिंग इट विद 6 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, एंड इस फिजन रिएक्शन में X कन्वर्ट हो जाएगा Y में, विच इज अ स्मॉलर न्यूक्लियस। मास नंबर 70, चार्ज इज 45, मतलब एटॉमिक नंबर 45। You have some number of alpha particles coming out. Alpha particle मतलब charge 2 and mass 4. So ये alpha particle, and let us say there are p number of alpha particles coming out and q number of beta particles that are coming out. Beta particles are electrons only, but these are electrons that come out from the nucleus. So electrons coming out from nucleus, they are called beta particles. देखो न्यूक्लियस में से अगर एक पॉजिटिव चार्ज निकाल दोगे तो न्यूक्लियस का प्लस चार्ज कम हो जाएगा बाय 1 यूनिट। मतलब मान लो यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स थे, अगर मैं एक प्रोटॉन निकाल दूं तो यहाँ पर जो चार्ज +8 था, एक प्रोटॉन निकलने के बाद चार्ज हो जाएगा +7। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने से चार्ज कम हो जाएगा बाय -1,
कम होना बाय -1 मतलब -1 मतलब टोटल करोगे तो +1 हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो +1 हो जाएगा। सो अगर 8 प्रोटॉन्स थे और इसने एक बीटा पार्टिकल एमिट किया तो अभी इसमें हो जाएंगे 9 प्रोटॉन्स। सो जो चार्ज पहले +8 था, बीटा पार्टिकल एमिट करके +9 हो जाएगा। सो व्हेन यू एमिट अ बीटा पार्टिकल, एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ये समझ के रखना। एंड या क्वेश्चन लाइक आई सेड कुछ इस तरीके से आएगा दैट a certain atom is bombarded by neutrons, converted into something, some number of alpha and beta particles have gotten emitted, calculate the number of alpha and beta particles that we got। तो सबसे पहले इसमें मास बैलेंस करेंगे। तो मास बैलेंस में LHS का मास आ जाएगा 100 प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, सो दैट इज 106। राइट हैंड साइड में इसका मास आ गया 70 प्लस अल्फा पार्टिकल्स का मास आ जाएगा 4 इंटू पी प्लस बीटा पार्टिकल का मास इज नेग्लिजिबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल रहेगा। सो Q इंटू जीरो विल बी जीरो ओनली। तो यहां पर Q इंटू जीरो जीरो आ जाएगा। 70 को यहां पर ले लिया तो ये हो जाएगा 4p इक्वल टू 36 एंड p इक्वल टू 9 आएगा। It means that there are 9 alpha particles that got emitted in the entire reaction. Now find the number of beta particles. Beta particles के लिए चार्ज बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट का चार्ज 52 प्लस 6 न्यूट्रॉन्स थे तो यहां का चार्ज 0 आएगा इक्वल टू यहां का चार्ज 45 प्लस यहां का चार्ज 2p आ जाएगा प्लस यहां का चार्ज -q आ जाएगा बिकॉज if one beta particle had a charge of -1 तो q beta particles got emitted, इसका चार्ज -q आएगा तो प्लस करना होगा -q। तो ये हो जाएगा 52 इक्वल टू 45 प्लस 2p, p को 9 डाला तो 2p आ जाएगा 18, सो प्लस 18 एंड -q को लेफ्ट में ले लेंगे। सो q इक्वल टू 45 प्लस 18 इज 63, 63 minus 52 gives us 11. So there will be 11 beta particles that are getting emitted. So number of protons 9, number of alpha particles will be 9 and number of beta particles will be 11. तो कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बना के पूछेंगे ये फिजन फ्यूजन रिएक्शंस के ऊपर। सो या इसे ध्यान में रखना एंड प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स व्हेन यू फाइनली प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स ऑफ द होल चैप्टर। यहाँ पे बस एक सैंपल न्यूमेरिकल दिया था जस्ट टू इलस्ट्रेट कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। With that, we'll move on to the last topic in this video, that is radioactivity. Okay, so radioactivity का मतलब होता है कि मान लो एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का जो रेशियो रहता है ये एक सर्टेन वैल्यू पे फिक्स्ड रहता है। इट्स डिफरेंट फॉर एवरी एलिमेंट। लेकिन अगर ये न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल रहेगा एंड न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अटेन करने का ट्राई करेगा बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड अ रेडिएशन विच इज कॉल्ड गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन कोई मैटर नहीं रहता है। अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स आर मैटर पार्टिकल्स, ये एक्चुअली पार्टिकल्स रहेंगे बट गैमा रेडिएशंस आर ओनली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अटेन करने का ट्राई करेगा बाय एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है जस्ट लाइक लाइट, बट लाइट हम देख सकते हैं बिकॉज सम ऑफ द लाइट फॉल्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। गैमा इज लाइक अ लाइट वेव ओनली, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली, बस इसका वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करेगा। इसका वेवलेंथ बहुत छोटा रहता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगा, तो जो एनर्जी रहता है गैमा रेडिएशंस का ये भी काफी ज्यादा रहता है। So yeah, that's about radioactivity, that an unstable nucleus will attain stability by emitting alpha and beta particles and gamma radiations. अब mathematics इसका कुछ ऐसा रहेगा, at some point of time let us say that n is the number of radioactive nuclei. Radioactive मतलब जो number of unstable nuclei है वो nuclei. So yeah, let n be the number of radioactive nuclei at any point of time t. तो जो रेट ऑफ डिके रहेगा, डिके मतलब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल बन जाएगा बाय एमिटिंग सम रेडिएशन। तो जो रेट ऑफ डिके है दैट इज dn by dt, मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनस्टेबल टू स्टेबल कन्वर्ट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। ये dn by dt इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विच आर करंटली प्रेजेंट। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n एंड अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो dn by dt दिस विल बी इक्वल टू kn। यहाँ k मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एडिशनली n का जो वैल्यू है वो कम होता है,
बिकॉज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियाई, तो जैसे जैसे टाइम लैप्स होते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी कम होते जाएंगे, तो dN/dt नेगेटिव आएगा, इसलिए यहां पर एक माइनस का साइन भी डालते हैं. दिस k is called the constant of proportionality, and it is the decay constant for the decay constant of the given radioactive reaction. So इसे कहते हैं decay constant. अदरवाइज ये दोनों टर्म्स हमने डिफाइन कर दिए थे. n इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड t ओवर हियर इज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है. सो dn अपॉन n को यहां नीचे ले लेंगे इज इक्वल्स टू माइनस के और dt को राइट में ले लेंगे. नाउ वी विल इंटीग्रेट द टू साइड्स. तो यहां पर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा. सो इट विल सिंपली बी इंटीग्रेशन dt. लेट अस से टाइम का जो लिमिट है दैट इज 0 टू t. स्टार्टिंग जो टाइम 0 था, लेट अस से उस टाइम पे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई n नॉट थे, एंड एट टाइम t द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैव बिकम इक्वल टू n. अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log n टू द बेस e. वी कॉल इट नेचुरल लॉगरिथम एंड वी राइट इट एज ln. सो ln of n from the limits n naught to n. अगर इसे इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा ln n minus ln of n naught, and ln n minus ln n naught मतलब by property of logarithms this will become ln of n by n naught equal to राइट में माइनस के इंटीग्रेशन dt will be t only, और लिमिट जब 0 से t डाल दोगे तो t minus 0 t ही आएगा. सो राइट में मिल जाएगा माइनस के इंटू टी. तो ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव डीके का फाइनल इक्वेशन बन जाएगा. इस इक्वेशन के हेल्प से सारे न्यूमेरिकल्स तुम सॉल्व कर पाओगे. इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट्स भी देख के रखो. अगर मुझे लॉन एलिमिनेट करना है तो यहाँ बेस e था, तो e पावर माइनस के टी शुड गिव यू द इनर टर्म, मतलब n अपॉन n नॉट विल बी e टू द पावर माइनस के टी. और n नॉट को अगर राइट में ले लेंगे तो n का जो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t इज n नॉट इंटू e पावर माइनस के टी. सो ये तुम्हारा n का इक्वेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम. ये इक्वेशन भी ध्यान में रखना है. अगर n वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करोगे, सो इफ यू ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ n वर्सेस t, इफ n वाज n नॉट इनटू e पावर माइनस kt, तो ये जो n का डिके रहेगा इट इज एन एक्सपोनेंशियल डिके. एन एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, वेयर दिस वैल्यू हियर इज ऑब्टेन्ड एट t इक्वल टू 0, और t को 0 डाल दोगे तो ये वैल्यू n नॉट आ जाएगा. सो n वर्सेस t का जो ग्राफ रहेगा दैट विल बी अ ग्राफ ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डिके. एंड वही चीज अगर ln n वर्सेस t का प्लॉट करोगे, सो इक्वेशन जो हमें मिला था वो ये था. इसी को थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो ln n अपॉन n नॉट था वो बन जाएगा माइनस ln ऑफ n नॉट. उसे राइट में ले लेंगे. राइट में एक टर्म था हमारे पास माइनस के टी एंड प्लस आ जाएगा ln n नॉट. अब ये तुम्हारा देखा जाए तो एक लीनियर इक्वेशन है. ln n मतलब ये टर्म y बन गया, x पर हमने टाइम प्लॉट किया था, तो ये इक्वेशन हो गया है ऑफ द टाइप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. स्लोप इज माइनस के, तो एक नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, एंड जो इंटरसेप्ट आएगा वो प्लस ln n नॉट मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा. तो जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, वेयर दिस इंटरसेप्ट इज ln n नॉट, एंड जो स्लोप हमें मिला इट इज क्लियरली अ नेगेटिव स्लोप एंड द स्लोप वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस के. तो ये थोड़ा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा इन इक्वेशंस का. इसी इक्वेशन में इफ आई आस्क यू व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिनल नंबर जो n नॉट था, n नॉट का हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब n नॉट को n नॉट बाई 2 होने के लिए कितना टाइम लगेगा. सो इफ इनिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वर n नॉट एट t इक्वल टू t हाफ, the number of radioactive nuclei will become half of the original, that is it will become n naught by 2. So t को हम डाल देंगे t half, n को डाल देंगे n naught by 2 in this equation. तो हमें मिल जाएगा ln of n मतलब n naught by 2 अपॉन n naught. अब n naught by 2 अपॉन n naught करोगे तो ये कट होगा एंड सिर्फ 1 by 2 आएगा. सो इट बिकम्स ln of 1 by 2, और राइट में आ जाएगा माइनस k इंटू टी को डालना था t हाफ, सो माइनस k इंटू टी हाफ. अब माइनस को अगर लेफ्ट में ले लेंगे तो ये माइनस यहां पर आएगा, यहां से हट जाएगा, एंड माइनस ऑफ ln हाफ माइनस चले जाएगा पावर में. ये सब लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज है. सो ये पावर में आ जाएगा -1, एंड हाफ पावर -1 इज ln 2 ओनली, बिकॉज हाफ का रेसिप्रोकल 2 आएगा. सो फाइनली हमें मिला k इंटू टी हाफ इज ln 2, एंड टी हाफ का फाइनल फॉर्मूला यहां से आ जाएगा ln 2 बाई के.
ln 2 का जो वैल्यू है इट इज 0.693। सो तुम्हें हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला याद रखना होगा। हाफ लाइफ फॉर a radioactive decay is given by 0.693 upon k, where k is called the decay constant for that reaction and 0.693 is the value of ln 2. So you can write t half as ln 2 upon k. अब देखो t half अगर ln 2 upon k था तो I can also write k here and t half over here. So I can say k is ln 2 by t half और ये k को ln 2 by t half इस इक्वेशन में डाल देंगे। So when you put it in this equation, जो इक्वेशन था it was n equal to n naught into e power minus kt. So n will be equal to n naught into e power minus t को रहने दो और into जो k को डालना था it was ln 2 by t half। अब ln 2 का जो कोएफिशिएंट है इट इज माइनस t by t half एंड लॉगरिथम के बाहर जो भी कोएफिशिएंट या जो भी नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा उसे हम लॉगरिथम के अंदर लेके इस नंबर का पावर बना सकते हैं। सो वी विल हैव n इक्वल्स टू n naught into e पावर ln ऑफ 2 का पावर माइनस t by t half। लॉगरिथम में एक और प्रॉपर्टी था दैट a पावर log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू b ओनली। सो a एंड a जब यहां के दोनों नंबर्स सेम रहेंगे और पावर बिगिन होगा लॉगरिथमिक टर्म के साथ तो पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू b। सो यहां पर e ये ln मतलब यहां का बेस e है एंड द पावर स्टार्ट्स विद लॉगरिथम, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है इट विल बिकम द इनर टर्म। सो n बिकम्स इक्वल टू n नॉट इंटू ये पूरा वैल्यू बन जाएगा सिर्फ अंदर का टर्म, सो इंटू 2 पावर माइनस t बाई टी हाफ। सो ये भी तुम्हारा एक इक्वेशन हो जाएगा फॉर नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t। बट ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ लाइफ के टर्म्स में, वेयर ये वाला जो फॉर्मूला पड़ा था इट वाज सिंपली इन टर्म्स ऑफ डिके कांस्टेंट एंड टाइम। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखने होंगे फॉर द नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। So yeah, these were some equations for radioactivity. एक और बात, अगर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो 2.303 का एक फैक्टर आएगा। अगर नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कॉमन लॉगरिथम हो जाएगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी री रिटन एज 2.303 इंटू अभी हो जाएगा log टू द बेस 10 n by n नॉट इक्वल टू राइट में वही रहेगा दैट इज माइनस के टी। माई ओनली पॉइंट इज इफ यू वांट टू कन्वर्ट नेचुरल लॉगरिथम टू कॉमन लॉगरिथम यू मल्टीप्लाई विद 2.303। तो ये वाला फॉर्मेट भी अगर आपने अपने नोट्स में पढ़ा रहेगा तो ठीक है, इवन दिस इज अ करेक्ट फॉर्मेट। काफी बार एक और फॉर्मेट यूज करता है। अब एक्चुअली जो भी इक्वेशन है वो इन रिटन इक्वेशंस की मॉडिफिकेशंस होंगे। यू कैन टेक अ माइनस हियर एंड माइनस को फिर अगर पावर में ले लोगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा। सो द सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी री रिटन एज ln ऑफ n नॉट अपॉन n। अब n नॉट अपॉन n करोगे तो राइट में माइनस नहीं आएगा एंड इट विल सिंपली बी kt। सो दीज आर सम मोर मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस वेरी इक्वेशन एंड या दीज आर अ फ्यू इक्वेशंस फॉर रेडियो एक्टिविटी। हाफ लाइफ देखोगे तो हाफ लाइफ इज ln 2 by k 0.693 by k। नोटिस करोगे तो हाफ लाइफ जो तुम्हारा आया वो कांस्टेंट आया। कांस्टेंट से मेरा मतलब है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ n नॉट। n नॉट मतलब स्टार्टिंग में तुमने कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिए थे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हाफ लाइफ कितना रहेगा। मतलब इनिशियल नंबर मान लो ज्यादा था तो भी हाफ लाइफ उतना ही रहेगा। मतलब मान लो 100 का 50 ये अगर 1 आवर में हुआ तो 50 का 25 भी 1 आवर में ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100 थे तो 100 का 50 होने के लिए कम टाइम लगेगा एंड 50 का 25 होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यू आर टेकिंग, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियाई टू बिकम हाफ इज गोइंग टू बी द सेम ओनली। वैसे ही 25 का मान लो ये पार्टिकल्स नहीं है, ये मोल्स है। पार्टिकल्स में फ्रैक्शनल पार्टिकल्स तो होते नहीं है बट मोल्स में यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो 100 मोल्स का 50 मोल्स अगर 1 आवर में हुआ, 50 का 25 1 आवर में हुआ तो 25 का 12.5 भी 1 आवर में ही होगा। सो माई स्टेटमेंट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी is constant. It does not depend on the initial number of nuclei that you have taken. Let's continue with the next topic. The next question in radioactivity is find average life of radioactivity. अब इसका फाइनल फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, एज सच डेरिवेशन कभी पूछा नहीं है बट वीडियो में हम ये भी डिराइव करेंगे। जो एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी रहता है
इसका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1/k। ये k मतलब तुम्हारा डिके कांस्टेंट। जब हमने इक्वेशन बनाया था dn/dt इज इक्वल्स टू -kn, तो ये जो k हमने डिके कांस्टेंट लिखा था, इसका रेसिप्रोकल इज गोइंग टू बी द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये आया कैसे, अभी इसका डेरिवेशन समझ लो। द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसका डेफिनेशन ऐसा है, इट इज द टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई divided by the total number of nuclei, the total number of radioactive nuclei जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। सो अपॉन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वन सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब स्टार्टिंग में हमने कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिए थे, दैट इज गोइंग टू बी द डिनोमिनेटर। सो एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए डिनोमिनेटर तो चलो हमारा n नॉट बन गया। These were the number of radioactive nuclei we had taken in the beginning. अब टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई के लिए पहले तो समझो इसका मीनिंग क्या है। मान लो मेरे पास 10 न्यूक्लियाई थे, इसमें से 2 न्यूक्लियाई का जो लाइफ है, टोटल लाइफ, 2 न्यूक्लियाई स्टेड फॉर 5 years, मतलब 5 years तक रहे एंड 5 years के बाद डिके हो गए। देयर आर 3 न्यूक्लियाई विच स्टेड फॉर अ टोटल ऑफ लेट्स से 7 years, एंड द रिमेनिंग 5 न्यूक्लियाई दे स्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो जो टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई रहेगा दैट विल बी 5 years, ईच का 5 years था, तो टोटल जो 2 पार्टिकल्स का रहेगा दैट विल बिकम 10 years। 3 पार्टिकल्स का 7 years था, तो टोटल 3 पार्टिकल का जो लाइफ टाइम रहेगा दैट विल बी 21 years, एंड 5 पार्टिकल्स का लाइफ 10 years तक गया, तो इनका टोटल लाइफ आ गया 50 years। तो ये 50 + 10, 60 + 21, 81 years, दैट बिकम्स द टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। मतलब मुझे हर न्यूक्लियाई का लाइफ कितना था ये देखना है, और ऐसे सारे पार्टिकल्स का जो लाइफ है उसे एड अप करना है टू गेट माय न्यूमरेटर। सो ये तुम्हारा न्यूमरेटर बनेगा फॉर एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसे भी कैसे फाइंड करना है ये समझ लो। हमने रेडियो एक्टिव डिके का बेसिक इक्वेशन बनाया तभी ये था कि dn/dt इज इक्वल्स टू -kn। सो इसी इक्वेशन को लिख लो, और dn/dt इज इक्वल्स टू -kn, और n का भी फॉर्मूला हमने इंटीग्रेट करके जो बनाया था, इट वाज n इक्वल्स टू n0 e पावर -kt। तो यहाँ n को डाल देंगे n0 इंटू e पावर -kt। इस dt को भी राइट में ले लो, तो dn जो बनेगा दैट इज -k n0 e पावर -kt इंटू dt। ये dn जो है इट टेल्स अस हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिकेइंग इन अ टाइम इंटरवल ऑफ dt। ये जो टाइम इंटरवल dt है, लेट अस से दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन अ टाइम इक्वल टू t एंड t प्लस dt। मतलब स्टार्टिंग से लेके मान लो टाइम t लैप्स हो चुका है, तो टाइम t और t प्लस dt, ये जो इंटरवल है t और t प्लस dt के बीच में जो टाइम है दैट इज dt। इतने dt टाइम इंटरवल में कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए दैट इज इक्वल टू dn, और ये dn का हमारा फॉर्मूला आ गया। सो लेट अस से वन पार्टिकल हैड अ लाइफ, अभी ये t और t प्लस dt के बीच में डिके हो गया तुम्हारा। मान लो एक पार्टिकल लिया, तो उस एक पार्टिकल का जो लाइफ था दैट इज इक्वल टू t। तो एक पार्टिकल का लाइफ था t, ऐसे कितने पार्टिकल्स थे, ऐसे dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिके हो गए, मतलब दीज पार्टिकल्स आर नाउ गॉन। ये dn पार्टिकल्स का लाइफ जो था दैट वाज इक्वल टू t। सो एक पार्टिकल का लाइफ t, ऐसे dn पार्टिकल्स थे, और dn का फॉर्मूला ये बना। एक और चीज नोटिस करना कि dn जो है ना वो हमने नेगेटिव लिया। dn इसलिए नेगेटिव लिया बिकॉज सी dn का मीनिंग होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कम थे, इनिशियल ज्यादा थे, इसलिए ये नेगेटिव आया। बट एब्सोल्यूट नंबर में देखना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट हैव डिकेड is only the positive value over here. So the number of decayed particles are k n0 e power minus kt dt. So k n0 e power minus kt dt. ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल लाइफ ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डिकेड बिटवीन t एंड t प्लस dt। तो इस इंटरवल में जितने ये dn पार्टिकल्स डिके होते हैं, इनका जो टोटल लाइफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। लेकिन हमें चाहिए था टोटल लाइफ ऑफ ऑल पार्टिकल्स विच डिके फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो ये फाइनली तुम्हारा न्यूमरेटर बनेगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक का चैलेंजिंग पार्ट ये न्यूमरेटर को बनाना ही था। तो इन केस इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, ट्राई वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके इसको दोबारा से एक बार समझने का ट्राई करो। न्यूमरेटर लाइक आई सेड हैज टू बी द टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, और ये जो टोटल लाइफ रहेगा वो हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेगा। इस एक्सप्रेशन में भी नोटिस करना मैंने माइनस का साइन लिखा नहीं, बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए तो वो बिना माइनस के पॉजिटिव नंबर ही आएगा। सो या वंस यू हैव मेड दैट एक्सप्रेशन, इसके बियॉन्ड सारा का सारा पार्ट मैथमेटिकल ही है।
सो इफ यू टेक आउट दिस एन नॉट फ्रॉम योर, इट इज अ कांस्टेंट, वो एन नॉट और ये एन नॉट कट होगा, के भी एक कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा. सो वी हैव के इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और टर्म्स बचेंगे टी ई पावर माइनस के टी डी टी. सो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो जाएगा u इंटू वी टाइप का, और u क्या v क्या ये हम लाइट से डिटरमाइन करेंगे. a स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक, e पावर समथिंग मतलब एक्सपोनेंशियल, तो जो भी पहले आया वो u, मतलब ये वाला फंक्शन u हो जाएगा और ये वाला फंक्शन v हो जाएगा. So yeah, once you have your expressions u and v, this will be k. U into v का इंटीग्रेशन was u इंटीग्रेशन v, u मतलब t, v को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा e पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के, एंड द लिमिट्स आर 0 टू इंफिनिटी. फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, सो t का डेरिवेटिव 1 आएगा, सो दैट विल बी 1 ओनली. फिर v का इंटीग्रेशन, इट इज e पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के डी टी, और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आएगा 0 से इंफिनिटी तक. सो इसको इंटीग्रेट करके हमने ये बना लिया. अब जब इंफिनिटी डालोगे तो e पावर माइनस इंफिनिटी आएगा विच इज इक्वल टू 0. आई नो यहाँ पर इंफिनिटी डालोगे तो t भी इंफिनिटी आएगा, बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इनका वैल्यू बहुत रैपिडली इंक्रीज होगा कंपेयर टू अ लीनियर फंक्शन. तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में आया तो ये e पावर माइनस इंफिनिटी काफी बड़ा रहेगा इन द डिनोमिनेटर कंपेयर टू दिस t बिकमिंग इक्वल टू इंफिनिटी. तो जब इंफिनिटी यहां पर डालोगे तो e पावर माइनस इंफिनिटी की वजह से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर 0 डालोगे तो e पावर 0 विल बी 1, बट यहाँ पे t भी था, तो 0 इंटू 1 विल बी 0. बेसिकली इन दोनों टर्म्स को डाल के हमारा ये वाला टर्म 0 आया. तो इवेल्युएट करते टाइम इसका इवेल्युएशन हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन माइनस के, विच इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस के, दैट इज 0 ओनली. तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया. वी विल हैव के इंटू ये माइनस को बाहर ले लो तो ये कट हो जाएगा. फाइनली बचेगा इंटीग्रेशन e पावर माइनस के टी, और इसको अगर इंटीग्रेट कर लोगे तो ये हो जाएगा e पावर माइनस के टी अपॉन के ऑलरेडी था, एक और माइनस के भी आ जाएगा. सो के ऑलरेडी था और एक माइनस के आ जाएगा, एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो 0 टू इंफिनिटी सिर्फ इस पर ही डाल देंगे बिकॉज दीज टर्म्स आर एनीवे कांस्टेंट. अब के अपॉन के स्क्वायर दैट विल बिकम 1 अपॉन के. जो नेगेटिव का टर्म है उस नेगेटिव को यूज करके लिमिट्स फ्लिप कर लेंगे. सो e पावर माइनस के टी एंड लिमिट्स विल गो फ्रॉम इंफिनिटी टू 0. सो या लेट्स कंटिन्यू. अगर 0 डाल देंगे तो पहला वैल्यू आ जाएगा 1 बिकॉज e पावर 0, एंड इंफिनिटी डालेंगे तो e पावर माइनस इंफिनिटी विल बी 0. तो 1 माइनस 0 इसका इवेल्युएशन हो जाएगा लिमिट डाल के, एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ओनली. तो ये पूरा ब्रैकेट 1 हो गया, एंड 1 इंटू 1 अपॉन के इज 1 अपॉन के. तो यहां से तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आया एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, एंड दैट्स द वेरी फॉर्मूला आई गेव यू एट द वेरी स्टार्ट. तो ये तुम्हारा डेरिवेशन, लाइक आई सेड डेरिवेशन ज्यादा कोई पूछता नहीं है, बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे डिस्कस करके ही रखा है. सो या एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी फाइनल फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन के. इसको खास याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड इफ यू कैन लर्न द डेरिवेशन एज वेल इट विल बी गुड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. So yeah, that's about average life of radioactivity. Continue with the next topic, that is simultaneous decay. अब ये सब एक्चुअली अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं है, दीज आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ओनली, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर जेडब्ल्यू मेंस एडवांस्ड एंड नीट में पहले न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं. सो इन चीजों को भी एज अ कॉन्सेप्ट ही लर्न करके रखोगे तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाएगा. सो या साइमल्टेनियस डिके मतलब मान लो मेरे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए था, इट डिकेज इनटू बी एंड इट इज डिकेइंग इनटू सी आल्सो साइमल्टेनियसली. ए टू बी का जो डिके है इसका डिके कांस्टेंट K1 ले लो, एंड ए टू सी का जो डिके है इसका डिके कांस्टेंट K2 ले लेंगे. ए का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, लेट्स से इट इज ए ओनली. सो द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई of A at any point of time, so at any time t is A only. So इसका जो radioactive decay रहेगा, the number of particles decaying per unit time, it will be given by minus dA by dt. Actually it will be dA by dt, but because A का वैल्यू कम हो रहा है dA by dt नेगेटिव आएगा, so माइनस का साइन हम यहाँ पर डाल देंगे. So एक तो डिके हो जाएगा टूवर्ड्स B, इसका जो रेट रहेगा that will be K1 into A. So minus K1 into A for the A to B decay,
एंड ए टू सी डिके भी साथ में ही हुआ, तो ये डी ए बाई डी टी में तुम्हारा के टू ए का भी जो कंपोनेंट आएगा, मतलब ए टू सी का जो डिके है इसका रेट बनेगा के टू ए, तो ये के टू ए का कंपोनेंट भी डी ए बाई डी टी में ऐड हो जाएगा, एंड बिकॉज वंस अगेन इट इज रिडक्शन इट विल बी माइनस के टू ए। अगर हम माइनस ए कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बन जाएगा के वन प्लस के टू, एंड फाइनली इफ वी कंपेयर इट विद डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के एन, तो तुम्हारा जो के इक्विवेलेंट आया, द इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट इज k1 plus k2, so k becomes equal to k1 plus k2। k का जो फॉर्मूला था दैट वाज ln 2 by t half, सो यहां पर k1 को लिख लेंगे ln 2 by t1 plus ln 2 by t2, so you can say ln 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी अगर एलसीएम ले लोगे तो इट विल बी t2 plus t1 upon t1 t2, ये 1 upon t का फॉर्मूला था, तो दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल ले लो तो t बन जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये तुम्हारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला बन गया फॉर साइमल्टेनियस डिके। साइमल्टेनियस डिके में k विल बी k1 प्लस k2, मतलब डिके कांस्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द डिके कांस्टेंट्स, एंड k को ही अगर तुम ln 2 by t हाफ डाल दोगे तो ये तुम्हारा हाफ लाइफ, द कंबाइंड हाफ लाइफ फॉर साइमल्टेनियस डिके तुम्हें यहां से मिल जाएगा। T1 मतलब half life only if A was decaying to B, and T2 मतलब half life only when A was decaying to C. Individual reactions का half lives are T1 and T2, and जो combined half life बनेगा वो तुम्हें इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। So yeah, these are certain concepts that they have asked in the previous papers. इसे भी ध्यान में रखना, and you can take the next topic, that is subsequent decay. Subsequent decay में there is a radioactive nucleus A, it is decaying to B and B is also radioactive and B decay हो जाएगा C में। A to B का जो decay constant है let's call it K1 and B to C का decay constant is K2। We are interested in knowing कि B का जो equation बनेगा, we want the number of nuclei of B, उसका equation with respect to time। So अगर मैं dB by dt का एक फॉर्मूला बनाऊं, dB by dt would mean rate of generation of B। देखो B generate हुआ था इस रिएक्शन से, so K1 into A will give you the formula for rate of generation of B, so K1 into A, and K2 into B से B के जो न्यूक्लियाई है वो डीके होंगे, so K2 into B इसमें से माइनस हो जाएगा, so माइनस K2 into B, K2B को हम लेफ्ट में ले लेंगे, so we have dB by dt plus K2B is equals to K1A। now A is like N, हमने कहा था if N is the number of radioactive nuclei after number of radioactive nuclei which are left at time t, तो N का इक्वेशन बनेगा N नॉट e पावर माइनस के टी। तो यहाँ पर जो A है, A is the leftover nuclei of A after time t, तो A का जो इक्वेशन बनेगा that will be A नॉट e पावर माइनस के वन टी। तो इस A को हम डाल देंगे A नॉट e पावर माइनस के वन टी। A नॉट मतलब नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ A that we had taken at the beginning, T मतलब जो करंट अभी टाइम हो चुका है वो, मतलब कितने टाइम के बाद, टाइम स्टार्टिंग में 0 था एंड थोड़ा सा टाइम लैप्स हो चुका रहेगा, जितना टाइम लैप्स हो चुका है उस टाइम को T बोलेंगे। K1 मतलब यहाँ का रेट कांस्टेंट, एंड अदर टर्म्स आर एक्चुअली डिफाइंड ऑलरेडी। इस इक्वेशन को देखोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज ऑफ द टाइप dy by dx प्लस py is equal to q। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में वी वर डिफाइनिंग समथिंग कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें से आता था e पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहां पर x के जगह पे टाइम है और y के जगह पे b है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर b का कोएफिशिएंट k2 विल बी p, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e पावर इंटीग्रेशन k2 dt, बिकॉज p dx के बदले dt आ जाएगा, एंड p देखेंगे तो p इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है b का दैट इज k2, सो p इज k2, एंड इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा e पावर k2t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब भी हम लेफ्ट एंड राइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बाय डिफॉल्ट बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय y, और y हमारे इक्वेशन में b था। अगर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वाला टर्म निकल जाएगा। नाउ सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग द टू साइड्स, राइट में एक इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये वाला टर्म राइट का टर्म था दैट इज k1 a नॉट e पावर माइनस k1t, लेकिन इसे हमने मल्टीप्लाई किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, सो e पावर k2t, और dt का भी टर्म रहेगा बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ये हो जाएगा e पावर k2t इंटू b
इक्वल्स टू K1 A नॉट, कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और फिर E का जो टोटल पावर बनेगा दैट विल बी E पावर माइनस K1T प्लस K2T। इसमें से अगर T कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा E पावर T और माइनस K1 प्लस K2, वी कैन राइट दैट एज K2 माइनस K1। सो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा E पावर T K2 माइनस K1 और डिवाइड भी करना पड़ेगा विथ K2 माइनस K1, बिकॉज इंटीग्रेशन में हमें डिवाइड करना होता है विद द कोएफिशिएंट ऑफ टी, तो टी का कोएफिशिएंट K2 माइनस K1 से डिवाइड भी कर दिया। अब इंटीग्रेट जब करेंगे तब लिमिट रहेगा 0 से लेके टी तक, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल टी था, dt के टर्म से मालूम पड़ा वेरिएबल टी था। टी का स्टार्टिंग वैल्यू विल बी 0 एंड फाइनल वैल्यू मतलब जहां तक अभी टाइम निकल चुका है दैट इज टाइम टी। सो लिमिट्स हो जाएगा 0 से लेकर स्मॉल टी तक। फॉर्मूला बनेगा E पावर K2T इंटू बी is equals to K1 A naught अपॉन K2 माइनस K1। जैसे ही हम t डाल देंगे तो t को t डाला तो द फर्स्ट टर्म इज E पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, और 0 डालेंगे तो E पावर 0 दैट विल बिकम इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -1। नाउ E पावर K2T नीड्स टू बी टेकन इन द डिनोमिनेटर, सो यहां से जब E पावर K2T ले लेंगे सो अपॉन में आ जाएगा E पावर K2T, और यहां पर भी 1 अपॉन में आ जाएगा E पावर K2T। सो व्हेन यू फाइनली डिवाइड, B का इक्वेशन मिल जाएगा एज K1 A नॉट डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1, एंड ब्रैकेट में आ जाएगा दिस अपॉन दिस, इट्स लाइक A पावर M अपॉन A पावर N, दैट विल बी A पावर M माइनस N, सो दिस विल बी E पावर, इसे अगर ओपन कर लेंगे तो इट इज K2T माइनस K1T और माइनस K2T आ जाएगा। So K2T minus K2T is gone and we only have E power minus K1T. So it is E power minus K1T and minus करना होगा, यहाँ पर K2 था because we had divided in मतलब इधर का E power K2T जो था उसे हम डिविजन में लेकर आए थे। So ये reciprocal, this will become E power minus K2T and this becomes the final formula of B with respect to time. तो B का कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन गेट इट विद दिस फॉर्मूला। तो ये तुम्हारा B का फॉर्मूला रहेगा, और ये थोड़ा बहुत हमने कैलकुलस यहाँ पर यूज कर लिया फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट डीके। तो ये भी एक तरीके का कैलकुलेशन है जो किसी तो एक पेपर में आ गया था बीच में इन JEE मेंस एडवांस्ड और नीट सम और द अदर पेपर। सो या ये वाला कैलकुलेशन भी ध्यान में रखना। And yeah, that's it with this entire concept of radioactivity. I am done with covering everything I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.